एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होते हैं, क्या इनकी हिस्ट्री है, टाइप्स है, क्वालिटीज है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी है, ये सभी चीजें हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के लेक्चर नंबर 1 में, जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप को। एंड यहां पर हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप का एंड सीखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप क्या है, कैसे इनका रजिस्ट्रेशन होता है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम से जिनका बेनिफिट ले सकते हैं। ये सभी चीजें आज के सेशन में कवर होने वाली है एंड यही हमारे चैप्टर का छोटा सा ब्रीफ भी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हम यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा पूरा इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा। तो इस इंट्रोडक्शन में से जो काम की बातें वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड मैंने अपना सीए का एग्जाम 2021 में क्लियर किया था विद ऑल इंडिया रैंक एट ऑल लेवल्स ऑफ सीए एग्जाम। सीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने 3 साल काम किया है एज ए स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंस कंसल्टेंट एंड कंसल्टिंग के रोल में मेरा काम बहुत ही सिंपल था। जितने भी क्लाइंट एंड बिजनेस हमारे पास आते थे अपनी बिजनेस एंड फाइनेंस की प्रॉब्लम को लेकर, तो उस फाइनेंस एंड बिजनेस की प्रॉब्लम को हम समझते थे, समझने के बाद रीजंस को आइडेंटिफाई करते थे एंड उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन डिजाइन प्रिपेयर करके बिजनेस को डिलीवर करते थे, जो या तो बिजनेस खुद इंप्लीमेंट कर सकता है या फिर हमें एज ए कंसल्टेंट इंप्लीमेंटेशन के लिए हायर कर सकता है। तो ये मेरा रोल था 3 साल एज ए स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंस कंसल्टेंट एंड लास्ट 4 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं सीए फाइनल के मल्टीपल सब्जेक्ट्स में, जैसे एएफएम है, आईबीएस है, इकोनॉमिक लॉ है एंड इसी तरह से आपके जो स्पॉम का सेट सी है, सेट डी है, सभी जगह मैं लास्ट कुछ सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं। एंड इस जर्नी के अंदर मेरी खुद की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। सीए के साथ साथ मैंने सीएफए लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट किया है, बीकॉम किया है, एलएलबी किया है, यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया है विद 99.88 परसेंटाइल एंड करंटली मेरी पीएचडी चल रही है। तो ये मेरा एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आपको भी अपना इंट्रोडक्शन कमेंट करना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपना नाम एंड कौन सी सिटी से आप ये लेक्चर देख रहे हैं वो आपको जरूर बताना है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डन है। अब क्विकली हम लोग समझ लेते हैं कि क्लास का फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरह से हम कंसेप्ट्स को समझेंगे एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्लास का फॉर्मेट बहुत ज्यादा सिंपल रखा है। हम लोग कंसेप्ट भी समझेंगे एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद कंसेप्ट को हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू एंड स्टोरीज के थ्रू समझते हैं, जहां पर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन भी सीखते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग कंसेप्ट के देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल कंप्लीट होने के बाद स्टडी मटेरियल में जो रिलेवेंट पार्ट है उसको हम कवर करेंगे एंड लास्ट में हम लोग एग्जांपल्स एंड कंसेप्ट को समराइज करेंगे। जैसे ही हमारे सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करने वाले हैं एंड एमसीक्यू के अंदर हम लोग स्टडी मैट के एमसीक्यू कवर करेंगे एंड आईसीआई के जो लेक्चर्स अवेलेबल है एलएमएस पोर्टल पर उनको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड कुछ एमसीक्यू हमारे साथ स्टूडेंट्स ने शेयर किए बेस्ड ऑन देयर एग्जाम एक्सपीरियंस, उनको भी हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। तो 100% कवरेज रहने वाला है क्लास के अंदर एंड क्लास आपके लिए 100% फ्री रहेगी। यूट्यूब के ऊपर सभी चैप्टर्स के लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिए, नेक्स्ट 2 से 3 वीक के अंदर कंप्लीट सेट डी एंड सेट सी का कोर्स आपका यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमारी क्लास का फॉर्मेट है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप को एंड डिस्कस करते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स हमें सीखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को हम सीखेंगे एंड देन हम लोग स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट देखेंगे कि स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी है। तो ये दोनों पार्ट हमें सीखने हैं। स्टडी मैट के अंदर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम पार्ट ए बोलते हैं एंड स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को पार्ट बी बोलते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट ए से इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को।
सबसे पहला कंसेप्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हमें समझना है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड पर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बना है हमारे एंटरप्रेन्योर वर्ड से। तो एंटरप्रेन्योर वर्ड से ही एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बनाए। बट सर ये एंटरप्रेन्योर वर्ड कहां से बनाए? तो एंटरप्रेन्योर वर्ड बनाए आपके फ्रेंच वर्ड एंट्रोपेंद्रे से। तो यहां पर पूरा लिंक की चेन चलती आ रही है। एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बनाए एंटरप्रेन्योर से, एंड एंटरप्रेन्योर वर्ड बनाए आपके फ्रेंच वर्ड एंट्रोपेंद्रे से, जिसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट समथिंग, यानी किसी भी चीज को स्टार्ट करना ही एंट्रोपेंद्रे होता है। एंड इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रप्रेन्योर। अब सर ये वर्ड किसने दिया है? तो ये वर्ड दिया है आपके फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटिलॉन ने। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आ सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड कहां से बनाए। तो ये बनाए एंटरप्रेन्योर से, एंड एंटरप्रेन्योर वर्ड बनाए एंट्रोपेंद्रे से। एंड ये जो वर्ड दिया है ये दिया है आपके रिचर्ड कैंटिलॉन ने, जो कि 18वीं सेंचुरी के बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे। अब इनका नाम याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो आपको पता होगा कि दुनिया के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, जैसे इलॉन मस्क है जो कि आपके स्पेसएक्स एंड टेस्ला के फाउंडर हैं, जेफ बेजोस है जो कि अमेजन के फाउंडर हैं, हमारे मुकेश अंबानी जी हैं जो कि आपके रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन है, यानी दुनिया के अंदर जितने भी रिचेस्ट पर्सन है वो सभी एंटरप्रेन्योर है। तो रिचेस्ट पर्सन सभी एंटरप्रेन्योर है, तो इसी के थ्रू आप इनका नाम रिचर्ड याद कर सकते हैं। तो रिच से आपका रिचर्ड नाम आपको ध्यान में रखना है। एंड जो इनका सरनेम है, सरनेम ध्यान में रखने के लिए जितने भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो मिलियनियर, बिलियनियर या फिर ट्रिलियनर होते हैं। इनकी नेटवर्थ मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस में होती है। तो इसी की तरह इनका सरनेम भी साउंड करता है कैंटिलॉन। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आएंगे तो एमसीक्यू के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो रिचर्ड कैंटिलॉन ने आपका एंट्रोपेंद्रे वर्ड दिया था जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग। एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इन्होंने बोला कि आपको 3 काम करने होते हैं। कौन कौन से 3 काम है? पहला काम है किसी चीज को बाय करना, दूसरा काम है किसी चीज को सेल करना, एंड तीसरा काम है कि बाय सेल के अंदर जो आपने रिस्क लिया है इसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो 3 चीजों को मिला के आपका एंटरप्रेन्योर बनता है। टू बाय द रिसोर्सेज, जहां पर आप किसी भी रिसोर्स को बाय करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर को मैंने बाय किया 100 रुपीज में, एंड मैं इसको मार्केट में जाके सेल करता हूं 200 रुपीज में। तो पहला काम है रिसोर्स को बाय करना, दूसरा काम है रिसोर्स को सेल करना अनसर्टेन प्राइसेस पे, क्योंकि आपका बाय करने का प्राइस तो फिक्स है, लेकिन जब आप मार्केट में लेकर जाओगे तो हो सकता है मार्केट के अंदर प्राइसेस चेंज होता रहे, तो अनसर्टेन प्राइसेस पर आप इसको सेल करेंगे। मैंने 200 के प्राइस पर इसको सेल किया, तो अनसर्टेनिटी की वजह से यहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, एंड जब भी रिस्क इन्वॉल्व होगा तो आपको वहां पर रिवॉर्ड भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो थर्ड काम है कि रिस्क लेना ताकि आपको प्रॉफिट मिले। तो हमने यहां पर रिस्क लिया तो हमें 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारी हिस्ट्री रही है एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड की। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है कि ये एंटरप्रेन्योर से आया जो कि एंट्रोपेंद्रे से आया है, जिसका मतलब है किसी चीज को स्टार्ट करना। तो ठीक है सर, एंटरप्रेन्योर वर्ड तो हमें क्लियर हो गया, बट ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपल सा मतलब है किसी बिजनेस को बिल्ड करना, और बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इन 3 स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया मतलब आपने एंटरप्रेन्योरशिप कर ली। कौन कौन से 3 स्टेप है? पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी को। तो पहला स्टेप रहने वाला है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप है कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब इस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को क्रिएट करना, तो क्रिएटिंग द सॉल्यूशन। एंड तीसरा स्टेप है कि सॉल्यूशन तो आपने क्रिएट कर लिया, अब इस सॉल्यूशन को आपको मार्केट करना है, लोगों तक लेके जाना है ताकि आप अपॉर्चुनिटी को सीज कर सको, क्लोज कर सको। तो लास्ट स्टेप होता है सीजिंग द अपॉर्चुनिटी। और ये तीनों स्टेप्स हम किस लिए कर रहे हैं? ये तीनों स्टेप्स हम लोग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं। तो इसी तीनों स्टेप्स के थ्रू जो हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लेन कराएं। पहला स्टेप रहेगा अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। अपॉर्चुनिटी हम आइडेंटिफाई करने के लिए चलते हैं आपके कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो मान लेते हैं हम कोचिंग इंडस्ट्री में आए हैं। कोचिंग इंडस्ट्री में हम लोग अपने पीडब्ल्यू का ही
एग्जांपल ले लेते हैं कि फिजिक्स वाला ने किस तरह से कोचिंग इंडस्ट्री में एंट्रेंस करी। तो फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है, इन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री को ऑब्जर्व किया। कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा ऑनलाइन कोचिंग से पहले ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी। ऑफलाइन कोचिंग में बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था, तो बहुत हैवी कॉस्ट आती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहां पर आपको फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, आपको एजुकेटर्स लेकर आने हैं, एंड बहुत लिमिटेड सेट ऑफ स्टूडेंट को एक एजुकेटर पढ़ा सकता है। तो यहां पर आपका ऑफलाइन कोचिंग के अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव मॉडल था, तो यहां पर ऑफलाइन में आपके एक्सपेंसेस ज्यादा थे। दूसरी चीज, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर अगर स्टूडेंट किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाता है, तो उसका कंसेप्ट जो होता है या उसकी क्लास जो होती है वो मिस हो जाती है, एंड वो पार्ट उसको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तो स्टूडेंट को यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। एंड तीसरा पॉइंट था कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर सभी स्टूडेंट सेम पेस के साथ पढ़ते हैं। यहां पर आप स्पीड बढ़ा नहीं सकते, अगर आपकी ग्रेस्पिंग पावर फास्ट है तो आप यहां पर स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते ऑफलाइन के अंदर, एंड अगर आपको थोड़ा स्लो समझ में आता है तो आप वापस से बैक नहीं कर सकते। तो ऑफलाइन के अंदर बहुत सारी कमियां थी, इसी को हम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो फिजिक्स वाला ने आपका एनालाइज करा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो अपॉर्चुनिटीज आपकी कोचिंग इंडस्ट्री में अवेलेबल थी, एंड इस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने यहां पर सॉल्व किया है बाय क्रिएटिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने आइडेंटिफाई करी अपॉर्चुनिटी की मार्केट के अंदर एक्सपेंसिव क्लासेस है, मतलब अफोर्डेबल क्लासेस की अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सॉल्यूशन क्रिएट करना है। तो सॉल्यूशन क्या क्रिएट किया हमने, क्लासेस को अफोर्डेबल लाने के लिए YouTube के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, एंड कुछ पेड बैचेस अपने ऐप पर लेके आए, जिससे हम लोग स्टूडेंट्स को बहुत कम प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज के साथ गाइड कर सकें। तो आपने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, अफोर्डेबल क्लासेस की मार्केट में कमी है, सॉल्यूशन क्रिएट किया कि आप YouTube के ऊपर एंड पेड बैचेस के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। अब सॉल्यूशन को आपको मार्केट करना है, लोगों तक लेकर जाना है, ताकि आप अपॉर्चुनिटी को सीज कर सको। तो यहां पर आपने रिस्क लिया, रिस्क मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट करके आपको अपना मैनेज करना है बिजनेस और बिल्ड करना है बिजनेस। तो यहां पर हमने एक छोटी सी टीम को हायर किया, जिसके थ्रू ऐप का डेवलपमेंट हुआ, जिसके थ्रू हमने मार्केटिंग करी, जिसके थ्रू यूट्यूब पर हमने बहुत सारे सेशन फ्री में लिए, ताकि स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत हाई लेवल तक रीच कर सके, और इन्वेस्ट किया यहां पर मार्केटिंग में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि किस तरह से 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं। तो यही हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, जो कि आपकी डेफिनेशन में भी कवर्ड है। पहला एलिमेंट है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना। तो अपॉर्चुनिटी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी को आपको सॉल्व करना है इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ। तो यहां पर इनोवेशन भी जरूरी है। अब इनोवेटिव सॉल्यूशन आ गया, अपॉर्चुनिटी को सीज करना है, तो सीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, रिस्क लेनी पड़ती है, रिसोर्सेस लगते हैं। तो सीज करने के लिए आप यहां पर रिस्क लेंगे, रिस्क लेके रिसोर्सेस इन्वेस्ट करेंगे, एंड देन आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो इन 5 चीजों को मिला के आपका बनता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारा सिंपल सा एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है। आई होप कि आपको ये पार्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं हमारे स्टडी मैट पर, एंड रिलेवेंट पार्ट को कवर कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी हमने अभी पढ़ा है समराइज भी हो जाए। तो आई होप कि आपके पास स्टडी मैट अवेलेबल होगा। अगर स्टडी मैट अवेलेबल नहीं है, तो ये जो स्टडी मैट है इसमें हमने मार्किंग कर रखी है। ये मार्किंग वाला स्टडी मैट हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। तो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, हमारा चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, जहां पर चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए जो कि इंट्रोडक्शन है, एंड पार्ट बी जो कि आपका रजिस्ट्रेशन को लेकर है। दोनों पार्ट हम कवर करेंगे। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को हमें समझना है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस को बिल्ड करने का तरीका है, जहां पर 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग, दूसरा होता है क्रिएटिंग सोल्यूशन, एंड तीसरा होता है सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस वेंचर को मैनेज करते हैं। एंटरप्रेन्योर वर्ड कहां से आया है? तो ये वर्ड आया है आपके फ्रेंच वर्ड एंट्रोप्रेन्योर से, जिसका मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। रिचर्ड कैंटिलन जो कि 18th सेंचुरी के आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये वर्ड को दिया था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा स्टार्टअप का। तो चलते समझते हमारे स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टार्टअप का। अब सर ये स्टार्टअप क्या होते हैं? तो स्टार्टअप भी हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का ही पार्ट है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक वाइडर टर्म है, और इस एंटरप्रेन्योरशिप का एक छोटा सा पार्ट है स्टार्टअप।
तो इस वाइडर टर्म के अंदर ही हमारा स्टार्टअप भी आता है, यानी कि जितने भी स्टार्टअप है सभी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, बट जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो जरूरी नहीं कि स्टार्टअप हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्टार्टअप आते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस आते हैं, फैक्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, सर्विस इंडस्ट्री आती है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सभी तरह के बिजनेस आते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक बिजनेस को ही हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। अब किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्टअप होते हैं एंड कौन कौन से एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्टअप नहीं होते हैं, तो ये आपको क्लियर होगा स्टार्टअप की डेफिनेशन से। स्टार्टअप का मतलब है कि एंटरप्रेन्योरियल वेंचर या फिर कोई न्यूली स्टैब्लिश कंपनी जिसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है इनोवेटिवनेस, ग्रोथ एंड यूनिकनेस। किसी भी बिजनेस के अंदर ये 3 चीजें आपको मिल जाए, इनोवेशंस, ग्रोथ एंड यूनिकनेस, तो आप उसको स्टार्टअप बोल सकते हैं। एंड यही हमारी सिंपल सी डेफिनेशन भी है। स्टार्टअप का मतलब होता है कोई न्यूली स्टैब्लिश कंपनी, मतलब कोई नई नई कंपनी हो जो कि आपका एंटरप्रेन्योरियल वेंचर हो। एंड यहां पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इनोवेशन, यानी जो भी बिजनेस आप कर रहे हो वहां पर इनोवेशन होना चाहिए। हमारे फिजिक्स वाला के एग्जांपल में आप इनोवेशन की फॉर्म में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आए थे। अब स्टूडेंट्स घर पे बैठे बैठे क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्पीड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट को वापस से समझ सकते हैं, रीट्राई कर सकते हैं और अपने एग्जाम भी घर बैठे बैठे दे सकते हैं। तो इसी तरह के इनोवेशंस को स्टार्टअप मार्केट में लेकर आते हैं। हाई ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, मतलब आप अपने स्टार्टअप को स्केल कर सकते हो। आप एक सिटी में लिमिटेड नहीं हो, आप मल्टीपल सिटीज में, मल्टीपल स्टेट, मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल यूजर्स तक पहुंच सकते हो, तभी जाके आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में आ पाओगे। तो इनोवेशन होना चाहिए, ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए एंड यूनिकनेस होनी चाहिए, मतलब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है उसको आपने रीनेम करके लेके आ गए। आप कोई नई चीज मार्केट में लेकर आएंगे तभी आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के अंदर होने चाहिए, तब जाके आप स्टार्टअप में क्वालिफाई करेंगे। समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हम एक एआई ऐप लेकर आते हैं एंड ये जो एआई ऐप है आपकी हेल्प करेगा सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। जो भी एजुकेशनल डाउट आपको होता है आपके स्टडी मैट को लेकर या फिर आपके सब्जेक्ट को लेकर, आप इस ऐप के अंदर पूछ सकते हैं एंड ये ऐप आपको सभी आंसर कर देगा। ये ऐप आपके लिए रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करेगा, आपके लिए कस्टमाइज टेस्ट प्रिपेयर करेगा, यानी जिस पार्ट में आप वीक हैं उसी पार्ट को ये आपसे मल्टीपल तरीके से पूछेगा। इस तरह का ऐप हम लोग मार्केट में लेकर आए हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा एआई पावर्ड ऐप है क्या ये स्टार्टअप की डेफिनेशन में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो हम लोग जो एआई पावर्ड ऐप लेकर आए हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप में आता है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या थी कि आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटी को। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो है कि स्टूडेंट्स को रिवीजन करना है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो हमने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, हमने सॉल्यूशन क्रिएट किया जो कि हमारी ऐप है एंड हमने अपॉर्चुनिटी को सीज किया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऐप, बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द ऐप। तो हमने जो ऐप बनाकर लाई है वो एंटरप्रेन्योरशिप में तो आ रही है, क्या ये स्टार्टअप है या फिर नहीं है ये हमें सीखना है। तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने, एआई बेस्ड ऐप लेकर आए हैं। अब हमें स्टार्टअप की डेफिनेशन में 3 कैरेक्टरिस्टिक चेक करने। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इनोवेशन, क्या आप इनोवेशन लेकर आए हैं। हम लोग एआई लेकर आए हैं जो कि आपके इनोवेशन का ही पार्ट है, क्योंकि जिस भी चीज में आजकल आप एआई देख रहे हैं वो आपके लिए कुछ बेटर चीजें लेकर आ रहे हैं, कुछ नई चीजें लेकर आ रहे हैं। तो हमने यहां पर इनोवेशन तो किया है, हमने एआई मॉडल को ट्रेन किया जो कि स्टूडेंट्स के डाउट को आंसर कर सके। तो इनोवेशन की चेकलिस्ट हमारी टिक है। दूसरा आता है ग्रोथ पोटेंशियल, क्या हमारी ऐप में ग्रोथ पोटेंशियल है। बिल्कुल है, जितनी भी ऐप होती सबके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल होता है। आप अपनी ऐप को जितने भी इंटरनेट यूजर्स है उन सभी के पास लेकर जा सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स तक लेकर जा सकते हैं, मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल स्टेट, मल्टीपल कंट्री तक आप ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे स्टार्टअप के अंदर यहां पर ग्रोथ पोटेंशियल भी है। एंड तीसरा पॉइंट होता है कि क्या आपने यूनिक चीज लेकर आए हैं। तो हम लोग यूनिक चीज लेकर आए हैं जहां पर स्टूडेंट अपने डाउट्स को एआई के थ्रू आंसर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो स्टार्टअप है, हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है, ये स्टार्टअप की डेफिनेशन में क्वालिफाई कर पाएगा। तो यहां पर हमने ऐप को बिल्ड करा है स्मॉल टीम के साथ, अपनी सभी सेविंग इन्वेस्ट कर दी है, हमने स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट भी किया है। अब अगर हमारा ऐप अच्छा है तो हम लोग इन्वेस्टर के पास जाएंगे एंड इन्वेस्टर को बोलेंगे कि हमें इस ऐप को बहुत ग्रो करना है। तो ग्रोथ करने के लिए हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें मार्केटिंग में खर्चा करना है, हमें टीम बिल्डिंग में खर्चा करना है। तो हम यहां पर फंडिंग लेंगे इन्वेस्टर के थ्रू। एंड जैसे
जैसे ये हमारा स्टार्टअप स्केल कर जाएगा यानी ग्रो कर जाएगा तो ये हमारा स्टार्टअप बन जाएगा। मतलब जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर इसने स्केल कर लिया तो आप इसको स्टार्टअप बोल सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल है स्टार्टअप का। अब स्टार्टअप के अंदर कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि हमने यहां पर बता रखे हैं। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्टार्टअप में देखने को मिलते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनोवेशन। हर स्टार्टअप कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आता है। जैसे जोमेटो है, जोमेटो ने पहली बार आपके लिए फूड डिलीवरी की जो कन्वीनियंस है आपके लिए लेकर आया। अब आप घर बैठे बैठे खाना मंगा सकते हैं। आज से 10-15 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि घर बैठे बैठे आपको खाना मिल जाएगा, और आपको आजकल खाना 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में मिल रहा है। तो यही आपका इनोवेशन है। इनोवेशन के साथ साथ स्टार्टअप के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं। अगर जोमेटो का ये एग्जांपल हम लोग ले तो जोमेटो के एग्जांपल में बहुत रिस्क था। इनिशियली इनका जो बिजनेस था वहां पर ज्यादा कस्टमर नहीं थे, और बिजनेस भी इनका इनिशियली मेन्यू अपलोड करने का था, फूड डिलीवरी का नहीं था। तो हर स्टार्टअप के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं मिलेगा तो सभी इन्वेस्टमेंट आपका जीरो हो जाएगा। यही आपका रिस्क है। एंड इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न देता है तो ये आपका रिवॉर्ड बन जाएगा। तो हर स्टार्टअप के अंदर रिस्क होते हैं, रिवॉर्ड होते हैं, हाई फेलियर रेट है और क्विक ग्रोथ प्रोसेस भी रहता है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का मतलब है कि भले ही आपका स्टार्टअप अच्छा नहीं कर रहा है तो आपको अपने स्टार्टअप पे जो भी कमियां है उन पर आपको काम करना है एंड वापस से आपको बाउंस बैक करना है, सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करना है एंड मार्केट के अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना है। तो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के अंदर आपका माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर की तरह होना चाहिए। आपको एम्प्लॉय की तरह नहीं सोचना है, आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना है कि किस तरह से हम इसको और ग्रो कर सकते हैं एंड और ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वेंचर कैपिटल भी आपके स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी स्टार्टअप को अगर ग्रो करना है तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फंडिंग के आपके पास मल्टीपल तरीके होते हैं। आप खुद की सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स से पैसा ले सकते हैं, एंड अगर आपको बहुत स्पीड से ग्रो करना है तो आपको हाई फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये हाई फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है वेंचर कैपिटल से। वेंचर कैपिटल कौन लोग होते हैं? तो वेंचर कैपिटल आपके बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, जैसे आपका सॉफ्ट बैंक है, ब्लैक रॉक है। इसी तरह से बहुत सारे वेंचर कैपिटल होते हैं जो कि स्टार्टअप्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एंड जब स्टार्टअप ग्रो हो जाते हैं, अपना आईपीओ लेकर आते हैं, तब जाके ये अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर पाते हैं। तो वेंचर कैपिटल भी आपके स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लीन ऑपरेशंस होता है। लीन ऑपरेशंस का मतलब कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा वैल्यू डिलीवर करना। लीन ऑपरेशन मतलब आपके एफिशिएंट ऑपरेशन होने चाहिए। भले ही आपके पास रिसोर्सेज कम हो बट आप हाई वैल्यू स्टूडेंट्स को डिलीवर कर पाए। तो लीन ऑपरेशन मतलब डू मोर विद फ्यूअर रिसोर्सेज। रैपिड ग्रोथ होती है स्टार्टअप्स के अंदर क्योंकि एक बार आपको फंडिंग मिल गई उसके बाद आप मार्केटिंग में खर्चा कर सकते हैं, कस्टमर एक्विजिशन में कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जितने भी स्टार्टअप आपने देखे होंगे, जोमेटो है, स्विगी है, ये सभी इसीलिए ग्रो कर पाए क्योंकि इनके पास फंडिंग थी। फंडिंग के केस में आप पैसा खर्च करके हर सिटी में एक बार के लिए पहुंच सकते हैं। एक बार आप ग्रो कर गए, आपकी रीच बन गई, उसके बाद आप पैसा अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जोमेटो एंड स्विगी कर रहे हैं। इन्होंने अपना बहुत पैसा खर्च किया है सभी सिटी तक अपना नेटवर्क पहुंचाने के लिए। अब इनका नेटवर्क बिल्ड हो चुका है, तो अब आपने देखा होगा इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस इंट्रोड्यूस करी है। हर ऑर्डर के ऊपर 10 से 15 रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं। अगर एक साल के अंदर ये 100 करोड़ ऑर्डर भी डिलीवर करते तो 15 इंटू 100 करोड़ 1500 करोड़ का इनका प्रॉफिट बन जाता है प्लेटफॉर्म फीस के थ्रू। तो इस तरह से रैपिड ग्रोथ होती है, एंड रैपिड ग्रोथ के साथ साथ आप अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल भी बनाते हैं। इकोसिस्टम का सपोर्ट मिलता है। जितने भी स्टार्टअप होते हैं इनको गवर्नमेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। इकोसिस्टम के अंदर आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है कि अगर आपके स्टार्टअप के एम्प्लॉयज को काम करना है तो हम लोग कंसेशनल रेट पर आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको हम इंक्यूबेटर बोलते हैं। तो इस तरह से आपको इकोसिस्टम का सपोर्ट मिलता है स्टार्टअप्स को। एग्जिट स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी पड़ती है क्योंकि जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसको रिटर्न किस तरह से मिलेगा, किस तरह से उसको पैसा वापस मिलेगा, आईपीओ के थ्रू मिलेगा, एक्विजिशन के थ्रू मिलेगा, या फिर आप बायबैक करने वाले हो। इस तरह की एग्जिट स्ट्रेटजी स्टार्टअप के अंदर डिफाइन होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी पर हमेशा हर स्टार्टअप का फोकस है। जितने भी न्यू एज स्टार्टअप है सभी लोग टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं, और कल्चर एंड लीडरशिप भी आपके स्टार्टअप में होनी चाहिए। कल्चर आपका इस तरह का होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय अपना 100% दे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन रहे, और लीडरशिप भी टफ टाइम के अंदर अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर सके। भले ही आपके पास फंडिंग ना हो बट अगर आपके पास लीडरशिप अच्छी हो तो आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं। तो ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टार्टअप के जो कि आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से स्टार्टअप के कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर कौन कौन से स्टार्टअप की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है।
वन लाइन डेफिनेशन के अंदर स्टार्टअप को एक्सप्लेन करा गया कि स्टार्टअप एक इनोवेटिव वेंचर है। तो ये एक इनोवेटिव बिजनेस वेंचर है जहां पर ग्रोथ बहुत हाई होती है, तभी आप स्टार्टअप में फॉल कर पाएंगे। आपके पास ऑपरेट करते हो रिस्की एनवायरनमेंट में और फंडेड होते हैं वेंचर कैपिटल से या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर से या फिर कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म से। तो ये हमारी स्टार्टअप का सिंपल सा मीनिंग था, डेफिनेशन था। चलते स्टडी मैट पर, कवर करते रिलेवेंट पार्ट को। तो स्टडी मैट में सेम चीज यहां पर एक्सप्लेन करी गई है। स्टार्टअप हमारी न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनी है या फिर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है जिनके अंदर तीन कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है इनोवेशन, तो आपके पास इनोवेशन होना चाहिए, ग्रोथ पोटेंशियल आपका हाई होना चाहिए एंड आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट या फिर सर्विस होनी चाहिए। इसके अलावा और कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर एक्सप्लेन करे गए हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे। इनोवेशन मतलब कोई नई चीज आपको मार्केट में लेकर जानी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड सब जगह होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर हो। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होनी चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए, आप रिस्क लेने को रेडी हो, आप क्विकली चीजों को अडेप्ट कर सको। वेंचर कैपिटल आपको फंड करेगा या फिर प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर, इन सभी लोगों से आपको फंडिंग मिलती रहती है। लीन ऑपरेशन मतलब एफिशिएंट ऑपरेशन होने चाहिए, कम रिसोर्सेज में ज्यादा वैल्यू डिलीवर करनी है। रैपिड ग्रोथ होती है स्टार्टअप के अंदर, इकोसिस्टम का आपको सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। आपको अपनी फेलियर से सीखना है एंड फेलियर्स के थ्रू जो लर्निंग्स आई है उन लर्निंग से आपको मिस्टेक्स को वापस से कभी रिपीट नहीं करना है। नई मिस्टेक्स करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर मिस्टेक्स को आप रिपीट कर रहे हो मतलब आपने कोई भी लर्निंग नहीं ली है एंड आपका जो स्टार्टअप है वो डाउनफॉल की तरफ चल रहा है। एग्जिट स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी है, टेक्नोलॉजी पर आपका फोकस होना चाहिए, कल्चर, वैल्यू एंड लीडरशिप स्टार्टअप का पार्ट होनी चाहिए। अगर स्टार्टअप में कल्चर ही नहीं है, वैल्यूज ही नहीं है, तो आपका स्टार्टअप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, सभी एम्प्लॉइज आपके स्टार्टअप को छोड़ते जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब यहां पर कुछ फेमस स्टार्टअप बताए हैं, कुछ भी काम के नहीं है, आईसीआई ने मेंशन करें, आप एक बार रीड कर सकते हो, लेकिन कोई भी एमसीक्यू यहां से क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से ओवर द पीरियड इवॉल्व हुई है, ये हमें यहां पर सीखना है। तो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारे अर्ली एरा से। अर्ली एरा के अंदर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप थी एंड ट्रेड थी वो बार्टर सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट होती थी। बार्टर सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का मनी इन्वॉल्व नहीं होता था। अगर आपको कोई गुड्स चाहिए तो आपको अपनी गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि आप अर्ली एरा के अंदर है एंड अर्ली एरा के अंदर आपके पास मिल्क है एंड आपको चाहिए वीट। तो मिल्क आपके पास अवेलेबल है, आपको वीट चाहिए, तो आपको ऐसे किसी पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वीट अवेलेबल हो एंड वो आपके मिल्क को लेने को रेडी हो। तो आप अपना मिल्क इन्हें डिलीवर करेंगे एंड इनसे अपना वीट रिसीव करेंगे, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का मनी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं था। तब से आपका एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है। तो बार्टर सिस्टम के टाइम से एंटरप्रेन्योरशिप हमारा चल रहा है। बार्टर सिस्टम के बाद धीरे धीरे बहुत सारे ट्रेड राउट्स डिस्कवर हुए एंड ट्रेड राउट्स जब डिस्कवर हुए तो बार्टर सिस्टम की बहुत सारी इनएफिशिएंसी लोगों को पता चलने लगी, क्योंकि यहां पर आप किसी भी चीज को लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हो। आपका जो मिल्क है वो मैक्सिमम आप 2 दिन 3 दिन तक स्टोर कर सकते हो, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मिल्क आपका खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी इनएफिशिएंसी आपके बार्टर सिस्टम में आइडेंटिफाई हुई, जिसके थ्रू आपका मनी का सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो अर्ली एरा के अंदर बार्टर सिस्टम खत्म होता है, मनी सिस्टम स्टार्ट होता है एंड मनी सिस्टम स्टार्ट होने के बाद आता है हमारा पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1760 से और एंड होने वाला है 1840 में। लगभग 100 इयर्स यानी 80 इयर्स तक आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला था। अब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, मनी सिस्टम तो आपका पहुंच चुका था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर इंडस्ट्री स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई। यानी अभी तक जो आप एग्रीकल्चर कर रहे थे, अब एग्रीकल्चर से फोकस हटके फैक्ट्रीज पर जाने लगा एंड यहां पर फैक्ट्रीज का राइज हुआ। इंडिया के अंदर जिन्होंने फैक्ट्रीज का राइज लेकर आए हैं वो है आपके द्वारका नाथ टैगोर एंड जमशेदजी टाटा। तो ये आपके वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जिन्होंने फैक्ट्रीज के अंदर बहुत हाई कंट्रीब्यूशन दिया। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चर से फोकस कम होके इंडस्ट्रीज की तरफ गया है एंड यहां पर आपके पास रेलवे भी स्टार्ट हो गया था, तो ग्लोबलाइजेशन का कुछ पार्ट स्टार्ट होना लग गया था।
फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है आपके 100 इयर्स के अंदर एंड सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1870 से लेके 1914 तक। 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर वन तक आपका सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रन हुआ है। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आपने नए नए सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्कवर किए, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया है, ऑयल को डिस्कवर किया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटोमोबाइल्स को डिस्कवर किया है। तो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर मेजर फोकस था एनर्जी के ऊपर एंड यहां पर आपने ट्रांसपोर्टेशन डिस्कवर कर लिया, तो ग्लोबलाइजेशन भी आपका स्टार्ट हो गया था। तो यहां पर मास प्रोडक्शन हुआ है एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने पर, यानी 1914 से 1950 जब आपका वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, ये दोनों कंप्लीट होने के बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है 1950 से 1990 तक चला है एंड यहां पर आते हैं आपके पहली बार कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो कंप्यूटर एंड इंटरनेट आए थे हमारे थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। यहां पर आपका डिजिटल एज स्टार्ट हो चुका था, सोशल मीडिया भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी चल रहा है 2000 ऑनवर्ड्स, जहां पर आपके पास एआई आ चुका है, मशीन लर्निंग आ चुका है। तो जितने भी कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज अब आपको देखने को मिल रहे हैं, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है। तो एआई एंड रिन्यूएबल एनर्जी आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज का। तो ये हमारा इवोल्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप का। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, फैक्ट्रीज राइज हुए थे। सेकंड के अंदर क्या हुआ था, नए नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिस्कवर हुए थे। थर्ड में क्या हुआ, थर्ड के अंदर कंप्यूटर एंड इंटरनेट आया एंड फोर्थ के अंदर क्या हुआ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पर एमसीक्यू बनाए जाते हैं। ईयर्स भी आप याद कर ही लीजिए क्योंकि ईयर्स के बेसिस पर भी एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। अभी तक नहीं बनाए हैं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईयर्स आप याद कर लीजिए। ईयर्स याद करना सिंपल है। आपको पता है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1700 में स्टार्ट हुआ, सेकंड हुआ 1800 में, थर्ड हुआ 1900 में एंड फोर्थ हुआ 2000 में। तो यहां पर 100 ईयर्स के तो गैप आपको लगभग देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। क्विकली कवर कर लेते हैं स्टडी मैट से। तो बार्टर सिस्टम के साथ स्टार्ट होता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रेड रूट्स डिस्कवर हुए हैं जिससे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और ज्यादा इग्नाइट हुआ है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है राइज ऑफ फैक्ट्रीज के साथ। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑयल यानी जो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये डिस्कवर हुए हैं। इन्वेंशन हुआ है ऑटोमोबाइल्स का, टेलीकम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। सेकंड के बाद यहां पर आपके अर्ली एंटरप्रेन्योर इंडिया के अंदर द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा एंड सेठ हुकुमचंद है। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर इंटरनेट एंड न्यूक्लियर एनर्जी आपको मिल गया था क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद वाला टाइम है। एंड देन आता है आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि आपका करंट एरिया जहां पर एआई है एंड कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज है। तो इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजीज है एंड रिन्यूएबल एनर्जीज यहां पर आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। चलते हैं समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में टोटल हमारे पास 5 टाइप्स है। एक एक करके सभी टाइप्स को समझेंगे एंड रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करेंगे। पहला टाइप है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो कि नया आइडिया लेकर आते हैं एंड इस नए आइडिया को डेवलप करते हैं। मार्केट के अंदर जो भी व्यक्ति नई चीज लेकर आएगा उसी को हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो इलॉन मस्क के जो कि टेस्ला एंड स्पेसएक्स के फाउंडर है, ये बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज मार्केट में लेकर आते रहते हैं। जब ये टेस्ला की ईवी कार मार्केट में लेकर आए थे तब ये पहले व्यक्ति थे। 2008 के अंदर या फिर 2012 के अंदर ये पहली ईवी कार मार्केट में लाए थे एंड यही मार्केट के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार भी लेकर आए हैं। तो बहुत सारे इनोवेशन करते रहते हैं इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क आपके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है। स्पेसएक्स का भी सबसे बड़ा इनोवेशन था कि इन्होंने अपना जो रॉकेट लॉन्चर था इसको रीयूज करना सीख लिया था कि जनरली जब भी आप कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो सैटेलाइट लॉन्च करते टाइम आपका जो रॉकेट लॉन्चर होता है वो भी स्पेस के अंदर गुम हो जाता है, लेकिन इन्होंने अपने रॉकेट लॉन्चर को वापस से कैच कर लिया था। इसका वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर इनोवेशन जो कि आज तक की हिस्ट्री में हुआ है क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉस्ट कम हो गई है आपके स्पेस एडवेंचर्स की।
तो हमारे जो इलॉन मस्क है ये आपके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, न्यू आइडिया एंड क्रिएशन मार्केट में लेकर आते रहते हैं। देन आते हैं हमारे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव मतलब रिपीट करना यानी कॉपी करना। तो कॉपी एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इसको इतना हाईली एफिशिएंट बना देते हैं, यहां पर इतना अच्छा एग्जीक्यूशन करते हैं कि इसके थ्रू ये बहुत हाई स्केल के ऊपर अपनी एफिशिएंसी दिखा पाते हैं एंड बहुत हाई प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर जो मार्केट में आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं, उसको एफिशिएंट बनाते हैं एंड मार्केट को डिसरप्ट करते हैं। तो कॉपीज एंड इंप्रूव एग्जिस्टिंग आइडिया। एग्जांपल है हमारे धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस रिटेल को स्टार्ट किया। तो रिटेल तो पहले भी था लेकिन रिलायंस रिटेल इतना ज्यादा एफिशिएंट था, सभी चीजें यहां पर अवेलेबल थी, लार्जर क्वांटिटीज में अवेलेबल थी, तो इन्होंने एग्जिस्टिंग आइडिया को डिसरप्ट किया एंड अपनी इंडस्ट्री को विन किया। तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में आइडिया को रिफाइन करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका यहां पर फोन पे एंड गूगल पे का। जो आपका यूपीआई का मार्केट है ये पेटीएम ने स्टैब्लिश किया था। पेटीएम ने बहुत रिवॉर्ड्स दिए ताकि जितने भी यूजर थे यूपीआई को स्टार्ट करें, बट जैसे यूपीआई का मार्केट बन गया देन आते हैं फोन पे एंड गूगल पे जिन्होंने मेजर मार्केट को कवर कर लिया। तो ये आपके इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर है। देन आते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका सबसे पहला प्राइमरी फोकस होता है कि मार्केट के अंदर या फिर सोसाइटी के अंदर एक सोशल इंपैक्ट क्रिएट करना। तो यहां पर आपका सोशल प्रॉब्लम एंड इंपैक्ट क्रिएट करने का पर्पस है। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके अमूल के डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। इन्होंने आपके गुजरात के अंदर आइडेंटिफाई किया कि जितने भी फार्मर्स हैं इन सभी फार्मर्स का जो मिडल मैन है वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, बहुत कम दामों के अंदर इनसे दूध खरीद रहे हैं एंड बहुत हाई मार्जिन के बाद फाइनल कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं। तो हमारे फार्मर्स को भी यहां पर मार्जिन नहीं मिल रहा था, कंज्यूमर को भी बहुत हाई प्राइस पे करना पड़ रहा था। तो इन्होंने यहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से अमूल को स्टार्ट किया और आज अमूल वन ऑफ द बिगेस्ट लिस्टेड कंपनी है। तो यहां पर जो अमूल का फाउंडेशन है ये सोशल एंटरप्रेन्योर है क्योंकि इनका काम था जो भी आपके फार्मर्स है इनको मिडल मैन के जो ट्रैप है इनसे बचाना था और इनको हाई वैल्यू डिलीवर करना था। देन आते हैं हमारे वुमन एंटरप्रेन्योर। वुमन एंटरप्रेन्योर मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर वुमेन ने बहुत ही अच्छे काम करें, बहुत ही इनोवेटिव काम करें एंड ये इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, वो सभी आते हैं वुमन एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो वुमन लीडिंग बिजनेसेस वुमन एंटरप्रेन्योर में आते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके बायोकॉन के फाउंडर किरण मजूमदार शाह का। तो ये आपके इंडिया की सबसे पहले सेल्फ मेड वुमन बिलियनर है एंड इनकी जो कंपनी है बायोकॉन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट हाईली वैल्यूड कंपनी एंड ये आपकी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है जो कि बहुत हाई स्पीड से ग्रो कर रही है। तो ये हमारे वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल है। एंड देन आते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जिसको हम इंट्राप्रेन्योर भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के अंदर जितनी भी कॉर्पोरेट्स है वो अपने एम्प्लॉइज को बोलते हैं कि आप अपने कॉर्पोरेट के टाइम में से कुछ टाइम निकालिए और इन्वेंशन में लगाइए, इनोवेटिवनेस में लगाइए एंड अगर आपका आइडिया स्केल करेगा तो हम आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे एंड आपके आइडिया को भी स्केल करेंगे। तो कॉर्पोरेट इंट्राप्रेन्योर के अंदर आप इनोवेशन करते हैं कंपनी के अंदर, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके माइक्रोसॉफ्ट में सत्य नडेला का। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अजूर क्लाउड स्टार्ट किया है, अपना एआई के अंदर को पायलट स्टार्ट किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने अंदर ही इनोवेशन का एक डिपार्टमेंट बना रखा है जहां पर एम्प्लॉइज इनोवेशन करते हैं एंड कोई इनोवेशन अच्छा काम करता है तो उसको हम लोग स्केल करते हैं। तो जब कॉर्पोरेट्स अपने अंदर कोई इनोवेशंस करवाते हैं इसको हम लोग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर या फिर इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। गूगल के अंदर भी एक 20% पॉलिसी है। तो अगर आप सर्च करोगे 20% पॉलिसी ऑफ गूगल तो गूगल के अंदर ऐसा है कि 5 वर्किंग डेज के अंदर से एक वर्किंग डेज आप अपने इंटरेस्ट का काम कर सकते हैं, यानी जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आप काम करिए, वहां पर आप इनोवेशन करिए एंड उस इनोवेशन में अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो गूगल आपकी इनोवेशन को स्केल करने में हेल्प करेगा, फंड करने में हेल्प करेगा एंड इसी के थ्रू हमारा जो जीमेल है, हमारा जो एडसेंस है, ये सभी चीजें इसी 20% पॉलिसी के थ्रू स्टार्ट हुए हैं। तो कॉर्पोरेट जब अपने अंदर इनोवेशन करेगा इसको हम कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्विकली कवर कर लेते हैं स्टडी मैट से।
तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बिल्कुल नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं एंड ये आपके डिसरप्टिव चेंजेस लेके आते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा यूपीआई का, तो यूपीआई बिल्कुल डिसरप्टिव चेंज था। किसी ने कभी भी नहीं सोचा था कि बिना कैश लिए आप मार्केट में जा सकते हैं, मार्केट में ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं बिना कैश लिए। तो यूपीआई ने आपके पूरे की पूरे पेमेंट इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया है। तो यहां पर इनोवेशन आपके आते हैं। देन आते हैं हमारे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। यहां पर ये लोग जो सक्सेसफुल मॉडल और स्ट्रैटेजी है जो कि दूसरे लोगों ने डेवलप करी है उसी को फॉलो करते हैं, बट उसको रिफाइन करते हैं एंड रिफाइन करके मार्केट में लेकर जाते हैं एंड मार्केट को डिसरप्ट करते हैं। तो ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं और स्केल करते हैं एग्जिस्टिंग आइडिया को रादर देन जनरेटिंग न्यू वंस। सोशल एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी फोकस होता है मार्केट के अंदर सोशल इंपैक्ट क्रिएट करने का, सोशल चैलेंजेस, सोसाइटल चैलेंजेस एंड पॉजिटिव सोशल चेंजेस लेकर आने का। यहां पर एक अच्छा एग्जांपल है आपके अरुणाचलम मुरुगानाथम का। तो ये जो आपके अरुणाचलम है ये आपकी पैडमैन की स्टोरी से, सॉरी पैडमैन की स्टोरी इन्हीं से इंस्पायर है। तो आपने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी पैडमैन, तो पैडमैन के अंदर अक्षय कुमार जिनका रोल प्ले कर रहे थे वो यही थे जिन्होंने पहली बार बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर बहुत ही हाइजीन पैड को इन्वेंट किया था एंड उसको स्केल किया था। तो इनका भी मेन पर्पस था सोसाइटी के अंदर सोशल इंपैक्ट लेकर आने का। फोर्थ है वुमेन एंटरप्रेन्योर। यहां पर आपके वुमेन लेड बिजनेसेस को हम कंसीडर करते हैं जहां पर वुमेन्स ने आपकी इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया है एंड बहुत हाई स्पीड से ग्रो करा है। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आपके डायनेमिक इंडिविजुअल से लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है लेकिन ये इनोवेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते आ रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमी को डेवलप करने में स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर का क्या रोल रहता है। तो हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स है, ये इकोनॉमी को किस तरह से डेवलप करते हैं ये हमें यहाँ पर सीखना है एंड याद भी करना है कि कहाँ कहाँ पर ये हमारी हेल्प करते हैं। तो समझने के लिए आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक पर फोकस करना है क्योंकि इकोनॉमिक से ही सारे के सारे रोल बनने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप कर रहे हैं, इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं एंड इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके जितने भी फिनटेक है, IT सेक्टर है, इन सभी ने आपके पेमेंट को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। पेमेंट आपका सिंप्लीफाई हो गया तो लोगों की परचेजिंग पावर है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है। लोग इजीली चीजों को परचेज कर सकते हैं। जब भी आपकी मार्केट में परचेज बढ़ेगी, मार्केट में सेल बढ़ेगी तो आपकी जीडीपी भी ग्रो करेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है इनोवेशन के थ्रू, तो यहां पर जीडीपी ग्रोथ हुई है एंड इनोवेशन बढ़ा है। तो सबसे पहला रोल क्या है, इकोनॉमी को ग्रोथ करना एंड मार्केट में इनोवेशन लेकर आना। दूसरा जो आपका इकोनॉमिक से हुआ है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक वर्ड से हमने दो सीख लिए, इकोनॉमिक से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो जितने भी स्टार्टअप आए हैं ये मल्टीपल इंडस्ट्री के अंदर आए हैं। जैसे आपका मेक माई ट्रिप है, तो मेक माई ट्रिप आपका ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आया है। आपका जो फार्मा के अंदर सन फार्मा, ये फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आया है। आपका जोमेटो जो है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंदर आया है। तो इस तरह से आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है एंड हर पार्ट ऑफ इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। इसके बाद अब आपको ई वर्ड पर फोकस करना है। तो इकोनॉमी से हमने दो वर्ड सीख लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका ई से एम्प्लॉयमेंट। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। जैसे आपके स्विगी आया है, जोमेटो आया है, ओला आया है, आपका रैपिडो आया है। इनने बहुत सारे लोगों का अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, जॉब क्रिएट करी है एंड यहां से गिग वर्कर की एक बड़ी इकोनॉमी स्टार्ट हुई है। जोमेटो स्विगी के आने से पहले कोई भी गिग वर्कर की इकोनॉमी नहीं थी, बट अब किसी को कुछ पार्ट टाइम अर्निंग करनी है तो वो इजीली जोमेटो स्विगी पे रजिस्टर होके अपना काम करके पैसे कमा सकता है। तो यहां पर जॉब्स एंड करियर जनरेट हुए हैं आपके स्टार्टअप्स के थ्रू। अब इसके बाद जो आपके पॉइंट्स है वो आपके टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ग्लोबल कंपिटिटिवनेस बनी है। जैसे आपकी TCS है, इन्फोसिस है, ये भी एक टाइम पर स्टार्टअप थे। इन्फोसिस आपके इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप आप बोल सकते हैं, सबसे हाईली ग्रोइंग स्टार्टअप है जो कि आपकी ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंक्रीज करता है। ग्लोबल के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इन्फोसिस को मिल रहे हैं एंड इन्फोसिस यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपकी ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंक्रीज करी है आपकी IT सेक्टर के स्टार्टअप ने। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है जिसने आपके ई कॉमर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट किया है।
देन आते हैं आपके सोशल इंपैक्ट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाले। तो सोसाइटी को आप सपोर्ट करते हैं, रूरल ग्रोथ आप लेकर आते हैं, जैसे हमारा अमूल का ही एग्जांपल था। तो जो हमारे सोसाइटल एंटरप्रेन्योर है, ये आपकी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं। तो हमारा अमूल है, हमारा बायजूस है, जिसने अपने एजुकेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी। देन आते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर स्टार्टअप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो जितनी भी फॉरेन कंपनियां हैं वो भी आपकी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी कंट्री में आके अपना प्लांट लगाएगी, अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगी एंड देन वहां पर सेल करेगी। तो एप्पल ने रिसेंटली अपना प्लांट इंडिया में लगाया है। अमेजन ने अपना अमेजन इंडिया स्टार्ट किया था जब उन्होंने देखा कि इंडिया की इकोनॉमी स्टार्टअप के लिए फ्रेंडली है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स के थ्रू आपकी इकोनॉमी इन सभी तरीकों से डेवलप होती है। कवर करते हैं स्टडी मैट से, एंड आई थिंक कि आप इसको याद भी कर पाए हैं। इकोनॉमिक वर्ड पर आपको फोकस करना है। 3 पॉइंट तो इकोनॉमिक से है, एक टेक्नोलॉजी है, एक सोसाइटी का है एंड एक आपका एफडीआई का पॉइंट है। सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन आपको यहां पर मिलता है, जॉब क्रिएशन होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है आपकी इकोनॉमी का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है एंड सोसाइटल इंपैक्ट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग वापस से डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो रिलेवेंट पार्ट है ये पार्ट आपको अपने स्टडी मैट में हाईलाइट करना है ताकि आपको पता रहे कि हमने स्टडी मैट का पार्ट भी कवर कर लिया है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है इतना पार्ट आप पढ़ लोगे, इजीली आप एग्जाम में 80-90 प्लस सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा राइज ऑफ स्टार्टअप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। तो यहां पर एज सच कुछ भी गिवन नहीं है, केवल एक सिंपल सी टेबल गिवन है कि हमारे स्टार्टअप डेवलपमेंट के अंदर हर कंट्री का कौन सा रैंक है। यूएस का रैंक यहां पर फर्स्ट है, चाइना का सेकंड है, यूके का थर्ड है एंड इंडिया हमारे 4th नंबर पर आता है। एग्जाम के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ग्लोबल स्टार्टअप्स यहां पर कुछ बता रखे, ग्लोबल स्टार्टअप भी बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा और पूछेगा आपसे टेस्ला क्या करता है, ओला क्या करता है, तो ये केवल नॉलेज के लिए, तो हमने केवल रिलेवेंट पार्ट आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। टेस्ला क्या करता है, टेस्ला आपका एनर्जी सोल्यूशन पर काम करता है एंड ईवी कार प्रिपेयर करता है। उबर का काम है राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना या फिर आपके लिए टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करना। एयरबीएनबी आपकी लॉजिस्टिक्स में हेल्प करता है, या फिर अगर आप कहीं घूमने गए हो, आपको कोई अपार्टमेंट रेंट पर चाहिए, एयरबीएनबी आपको वहां पर हेल्प करेगा। देन आता है स्ट्राइप। स्ट्राइप आपका एक फिनटेक स्टार्टअप है, जैसे आपने रेजर पे देखा होगा जो कि आपको एक पेमेंट गेटवे देता है, वैसे स्ट्राइप आपका एक ऑनलाइन पेमेंट फिनटेक स्टार्टअप है। पालंतिर आपके पीटर थियल का स्टार्टअप है जो कि डेटा एनालिटिक्स पर काम करता है। स्पेसएक्स आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम कर रहा है। जूम वीडियो आपको पता होगा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में काम आता है। स्नैप आपका सोशल मीडिया है या फिर मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है। डोर डैश आपका फॉरेन का स्विगी या जोमेटो है, ये आपकी फूड डिलीवरी में हेल्प करता है। दीदी आपका राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है चाइना का। अब इंडियन स्टार्टअप कुछ बताए हैं, बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्टार्टअप क्या क्या काम करते हैं। फ्लिपकार्ट आपका ई कॉमर्स है, पेटीएम आपका एक वॉलेट ऐप है, लेकिन अब ये सभी काम करता है आपके वॉलेट से लेके ट्रैवल की बुकिंग है, आपकी एंटरटेनमेंट की बुकिंग है। ओला राइड सर्विस, कैब बेस्ड सर्विस, जोमेटो आपका फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जीरोदा आपका लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकर है। ओयो रूम्स आपको यहाँ पर रूम्स प्रोवाइड करता है लॉजिंग के लिए या फिर ट्रैवल के लिए। स्विगी अगेन आपका फूड डिलीवरी ऐप है एंड यहाँ पर अब आपका क्विक कॉमर्स भी अवेलेबल है। उड़ान आपका B2B प्लेटफॉर्म है, अगर आप एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस से कुछ परचेज सेल करना चाहते हैं तो उड़ान पर आप जा सकते हैं। रेजर पे फिनटेक है, आपको पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इन मोबी आपकी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है कि अगर आपको कहीं पर भी एड लगाना है आप इन मोबी को बोल दीजिए, इन मोबी के पास सभी वेंडर्स अवेलेबल है, ये आपके एड को रिलेवेंट जगह पर लगवा देगा। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। अगर एक एंटरप्रेन्योर आपको बनना है तो कौन कौन सी क्वालिटीज एंड स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। चलते हैं सीखते हैं इस पार्ट को भी कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारे पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। एग्जांपल के साथ सीखेंगे। पहली स्किल है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर चेंजेस करने ताकि मार्केट में आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकें। बहुत अच्छा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स पहले एक डीवीडी मेलिंग कंपनी थी, मतलब अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो आप नेटफ्लिक्स पे जाके परचेज करोगे, नेटफ्लिक्स उस मूवी की डीवीडी आपके घर पे मेल करेगा या डिलीवर करेगा। ये था नेटफ्लिक्स का पहले का बिजनेस मॉडल। बट नेटफ्लिक्स ने रियलाइज किया कि डीवीडी का जो इकोसिस्टम है धीरे धीरे बंद हो रहा है एंड
एंड जितने भी लोग हैं वो सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तरफ जा रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। तो अडेप्टेबिलिटी के अंदर आप एज एन एंटरप्रेन्योर, जो नेटफ्लिक्स के हमारे सीईओ हैं, उन्होंने, जो भी फाउंडर है, उन्होंने डिसाइड करा कि हमें डीवीडी मेलिंग का बिजनेस बंद करना है एंड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करना है। तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया मार्केट के चेंजेस के साथ। तो अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप। आपको अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को गाइड करना आना चाहिए एक करेक्ट डायरेक्शन के अंदर, ताकि आप मार्केट के अंदर कंपीट कर सकें एंड लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकें। बहुत अच्छा एग्जांपल है एप्पल कंपनी का। जो एप्पल कंपनी के फाउंडर है स्टीव जॉब्स, इनको पहले अपनी एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था। तो 1985 के अराउंड आपके स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि यहां पर कुछ डिस्प्यूट हुए थे आपके इन्वेस्टर के साथ। तो इन्वेस्टर ने आपके फाउंडर को बाहर निकाल दिया एंड एप्पल कंपनी से बाहर निकलने के बाद स्टीव जॉब ने अपना नेक्स्ट स्टार्टअप क्रिएट किया, जिसका नाम था नेक्स्ट। तो स्टीव जॉब ने नेक्स्ट स्टार्टअप क्रिएट किया एंड इस नेक्स्ट स्टार्टअप को एप्पल ने बाद में एक्वायर कर लिया। एंड जब 1990 के अराउंड या 1997 के अराउंड जब एप्पल कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो स्टीव जॉब्स को वापस लेकर आए एंड स्टीव जॉब ने एप्पल को बहुत अच्छे से लीड किया और वर्ल्ड की जो टॉप हाईली वैल्यूड कंपनी है वहां पर लेकर आ गए। तो बहुत टाइम तक एप्पल आपकी वर्ल्ड की सबसे हाईली वैल्यूड कंपनी बनी हुई थी। अभी आई थिंक एनवीडिया सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी है, बट एक टाइम पर एप्पल मोस्ट वैल्यूड कंपनी थी। तो लीडरशिप के अंदर हमारे स्टीव जॉब्स का एग्जांपल है, जिन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया और वापस कंपनी के अंदर लेकर आए ताकि कंपनी को वो लीड कर सके। एंड उन्होंने एप्पल के अंदर बहुत सारे नए नए इनोवेशन स्टार्ट किए। तो जैसे इनको 1997 में वापस लेकर आए, इन्होंने आईपॉड स्टार्ट किया, अपना आईफोन इन्होंने लॉन्च किया। तो इसी तरह से इन्होंने एप्पल कंपनी को मार्केट लीडर बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल है रेजिलियंस का। रेजिलियंस मतलब कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। तो फेलियर्स के बाद आपको वापस से बाउंस बैक करना है, वापस से आपको रीस्टार्ट करना है। इसी को हम रेजिलियंस बोलते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है जैकमा का, जो कि आपके अलीबाबा के फाउंडर है। एक टाइम पर चाइना की सबसे हाईली वैल्यूड कंपनी थी अलीबाबा। तो अलीबाबा के फाउंडर जो जैकमा है, इनको बहुत सारे रिजेक्शन देखने को मिले। अराउंड 30 रिजेक्शन इनको जॉब के अंदर मिले हैं। इनको केएफसी के अंदर भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो इनको भली जॉब नहीं मिली तो इन्होंने हार नहीं मानी, इनके अंदर रेजिलियंस था, इन्होंने बाउंस बैक किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो हर फाउंडर के अंदर रेजिलियंस होना चाहिए। मार्केट के अंदर चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन आपके पास एक प्लान होना चाहिए चैलेंजेस को अडॉप्ट करने का और एक्सेप्ट करने का। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्मार्ट एंड इफेक्टिव चॉइसेस। अच्छा एग्जांपल यहां पर एक जोमेटो का रहेगा। जोमेटो एंड स्विगी के केस में जब कोविड आया था, तब इनका काम ही फूड डिलीवरी का था। एंड कोविड के अंदर लोगों ने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को डर था कि हो सकता है कि उस खाने के थ्रू कोविड का वायरस हमारे अंदर एंटर कर जाए। तो यहां पर जोमेटो एंड स्विगी ने बहुत सारे चेंजेस किए अपने प्रोसेस के अंदर। अगर आपको याद हो तो इन्होंने जीरो टच डिलीवरी लेकर आए थे, सैनिटाइजेशन का कंसेप्ट लेकर आए थे कि जितने भी राइडर है उनको फुली सैनिटाइज किया जाएगा। जीरो टच डिलीवरी है, आपके घर के बाहर खाना हम छोड़ देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको पिक कर सकते हैं। तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है डिफिकल्ट सिनेरियो के अंदर, एंड यहां पर इफेक्टिव आपके डिसीजन होने चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉरेन बफेट का एग्जांपल आप ले सकते हो। वॉरेन बफेट को फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, इसीलिए उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब फाउंडर को फाइनेंस समझ में आनी चाहिए। आप बैलेंस शीट रीड कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस रीड कर सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट रीड कर सकते हो। ये सब चीजें आपको पढ़ना आनी चाहिए। नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग के लिए एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है पेपल माफिया का। तो आपने अगर सुना हो तो पेपल कंपनी के जो इनिशियल एम्प्लॉइज थे या जो फाउंडर्स थे, जब उन्होंने अपनी कंपनी को सेल कर दिया तो उनको हम लोग पेपल माफिया बोलते हैं। एंड पेपल माफिया से जितने भी फाउंडर्स निकले, जितने भी एम्प्लॉय निकले, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी क्रिएट करी। पेपल के अंदर से इलॉन मस्क निकले, जिन्होंने स्पेसएक्स एंड टेस्ला क्रिएट करी। इलॉन मस्क के साथ साथ उनके जो दूसरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने यूट्यूब क्रिएट करा, किसी ने लिंक्डइन क्रिएट किया, किसी ने यहां पर येल्प क्रिएट किया, यामर क्रिएट किया। तो इसी तरह से बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप क्रिएट हुए हैं आपके पेपल माफिया से। अब पेपल माफिया और नेटवर्किंग का क्या रोल है? तो पेपल माफिया में जितने भी बड़े बड़े फाउंडर्स थे, उनके नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते रहते थे। तो एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी नेटवर्किंग स्किल बढ़िया होनी चाहिए, ताकि आप समय आने पर अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सको अपने नेटवर्क के थ्रू।
तो वैल्यूएबल कनेक्शन आपको बनाने, इनोवेटिवनेस आपके पास होनी चाहिए ताकि आप आइडिया को जनरेट कर सके, क्रिएट कर सके। जैसे कि आपका यूपीआई का आइडिया, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि आप यूपीआई के थ्रू अपने फोन से सभी चीजों का पेमेंट कर सकते हो। आप घर से बाहर निकल सकते हो, अपने वॉलेट को घर पे रख के अपना फोन के थ्रू आप अपनी पूरी लाइफ निकाल सकते हो, सभी पेमेंट कर सकते हो। तो इसी तरह के इनोवेटिव आइडिया आपके पास होने चाहिए। तो ये एक स्किल्स है एंटरप्रेन्योर की, कवर करते स्टडी मैट से। तो एंटरप्रेन्योर में अडेप्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। मार्केट आपका चेंज होता रहता है, लेकिन आपको उसको अडेप्ट करना आना चाहिए। लीडरशिप आपकी विजनरी होनी चाहिए। आपको अपने जितने भी मिशन है, विजन है, इसको अपने एम्प्लॉइज को एंड टीम को क्लियरली कम्युनिकेट करना है एंड एक ही डायरेक्शन में सबको मिलकर काम करना है। रेजिलियंस होना चाहिए आपका, कि जितने भी सेटबैक है, लर्न फ्रॉम फेलियर से, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। तो यानी आपके स्टार्टअप जर्नी में फेलियर्स आते रहेंगे, बट आपको उन फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से आपको सीखना है एंड सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। डिसीजन मेकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि सही समय पर कोई भी मार्केट में थ्रेट आता है, अपॉर्चुनिटी आता है, किस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे। डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क आपका सॉलिड होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी आपके अंदर होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि बजट को कैसे एनालाइज करते हैं, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसे चेक करेंगे अपने स्टार्टअप की। तो फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बैलेंस शीट के अंदर करंट रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, एबिटा कैसे निकलता है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेटवर्किंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एंड स्टार्टअप ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इनोवेटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हो। अगर आपका स्टार्टअप कभी ग्रो करना या फिर ग्रोथ की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, तो आप इनोवेशन के थ्रू अपने स्टार्टअप को वापस से अपनी सही ट्रैक पर लेकर आ सके। तो ये सभी स्किल्स है। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग का, चलते समझते। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग का। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है एंड डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड कौन कौन से चैलेंजेस यहां पर होते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने यहां पर जोमेटो का एग्जांपल लिया, तो जोमेटो के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। क्रिएटिव थिंकिंग का सिंपल सा मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, मतलब क्रिएटिव सोचना, इनोवेटिव सोचना। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई भी फ्रेमवर्क नहीं होता है। आपको जो सोचना है वो आप सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप जोमेटो के फाउंडर हैं। अब एज ए फाउंडर आपको अपने बिजनेस में कुछ नया लेकर आना है, तो क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर आप कुछ भी सोच सकते हो। जैसे कि आपने सोचा कि हम लोग डिलीवरी करेंगे ड्रोन्स के थ्रू, हम लोग इंटरसिटी डिलीवरी लेकर आएंगे, हम लोग 5 मिनट डिलीवरी लेकर आएंगे। यानी क्रिएटिव थिंकिंग में आप कुछ भी सोच सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है, कोई भी फ्रेमवर्क आपके ऊपर नहीं है। बस आपको सोचना है कि क्या क्या नया किया जा सकता है। आप सोच सकते हो कि हम जितना भी इंग्रेडिएंट से कस्टमर के पास लेकर जाएंगे एंड कस्टमर के सामने लाइव खाना बनाएंगे। तो इस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बट डिजाइन थिंकिंग बोलता है कि आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर सोचना है। अब क्रिएटिव थिंकिंग में आपने मल्टीपल इनोवेशन सोच ली, अब हर इनोवेशन को आप स्ट्रिक्टली डिजाइन करोगे, स्ट्रिक्टली अंडरस्टैंड करोगे एंड एक फ्रेमवर्क क्रिएट करोगे किस तरह से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि हमें 5 मिनट्स के अंदर डिलीवरी करनी है, तो अब आप डिजाइन थिंकिंग के अंदर प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाओगे कि कौन कौन से आइटम 5 मिनट्स में डिलीवर कर सकते हैं, कैसे डिलीवर कर सकते हैं, किस तरह से हम एफिशिएंसी बना सकते हैं कि हम लोग राइडर्स को टाइम पर 5 मिनट्स में पहुंचा सके। अगर नहीं पहुंचेंगे तो क्या क्या हमारे पास थ्रेट है, कौन कौन से हमारे पास लॉसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से डिजाइन थिंकिंग में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ सोचा जाता है। एंड क्रिएटिव के अंदर आपको बिल्कुल फ्रीडम है, आपको जो सोचना है वो सोच लीजिए एंड देन डिजाइन थिंकिंग में हम उसको और पॉलिश करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग का मीनिंग है। स्टार्टअप के केस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किसी भी स्टार्टअप को इनोवेट करना है तो क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग उसको अच्छे से करनी पड़ती है। तो इनोवेशंस एंड बिजनेस सक्सेस, यही दो चीजें हैं जो कि क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग हमारी हेल्प करेंगे। तो ये पावरफुल टूल है एंटरप्रेन्योर के लिए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आते हैं और बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको जोमेटो के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला यूजर सेंट्रिक इनोवेशन। क्रिएटिव थिंकिंग में आप
यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करते हैं कि यूजर के लिए और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जोमेटो का जो ऐप है बिल्कुल यूजर सेंट्रिक है एंड यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर उसमें आते रहते हैं। एंड जो भी इवेंट चलता रहता है मार्केट में, जैसे अभी न्यू ईयर था तो न्यू ईयर को लेकर वहां पर थीम चेंज कर दी गई, अभी अगर क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो वहां पर कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। तो बहुत ही यूजर सेंट्रिक इनोवेशन यहां पर जोमेटो लेकर आता रहता है, क्योंकि क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग को ये फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन, यहां पर कंटिन्यूअसली आप सोचते रहते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम जो जोमेटो के साथ थी इनिशियल डेज में वो ये थी कि जो कस्टमर है वो कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर करते एंड देन ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोमेटो ने प्रमोट किया कि आप पेड ऑर्डर डिलीवर करिए या फिर पेड ऑर्डर आप करिए, एंड अगर आप पेड ऑर्डर करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने इस कार्ड से पेमेंट किया तो 10% डिस्काउंट, इस कार्ड से पेमेंट किया तो 20% डिस्काउंट। तो इस तरह के ऑफर जोमेटो ने लॉन्च करे ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी कस्टमर है, वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर ना करें एंड वो यहां पर आपके ऑनलाइन ऑर्डर पे जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन भी क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। एनहेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप बार बार सोचते रहते हो कि हम लोग क्या नया करें जिससे हम कंपटीटर से एक कदम आगे रहें। जैसे जोमेटो ने रिसेंटली आपका पेटीएम से उनका जो मूवी टिकट का बिजनेस था वो बाय किया डिस्ट्रिक्ट ऐप के नाम से, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां पर किसी भी यूजर को जोमेटो के फ्रेमवर्क के बाहर नहीं जाना पड़े। अगर उन्हें कुछ भी खाना हो, कहीं पे भी डाइनिंग में जाना हो, कहीं पर भी मूवी देखने जाना हो, मतलब एंटरटेनमेंट एंड फूड इंडस्ट्री को अपने अंदर कंपाइल करना चाहते हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज आप क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी मतलब मार्केट के चेंजेस से अपने अंदर चेंजेस करने, एंड रेजिलियंस मतलब आपको जो सेटबैक मिला है, फेलियर मिला है, इस फेलियर से सीख के रीस्टार्ट करना। तो आपने जोमेटो के केस में देखा होगा कि जब कोविड-19 आया था तो जोमेटो के मेजर डिलीवरी एरियाज बंद हो गए थे, बट धीरे धीरे जैसे ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो जोमेटो ने अपने आप को अडॉप्ट किया। जोमेटो ने जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी इंट्रोड्यूस किया, सभी राइडर्स को सैनिटाइज करवाया। तो इस तरह से आपको अडेप्ट किया है पैंडेमिक के ड्यूरेशन में। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आपकी यहां पर इंक्रीज होती है, जिसके थ्रू आप स्मार्ट डिसीजन एंड स्ट्रैटेजी क्रिएट कर पाते हैं, जैसे आपका 10 मिनट डिलीवरी का कंसेप्ट है। तो जोमेटो का ये एकदम रियल लाइफ एग्जांपल था क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग के थ्रू, एंड किस तरह से इनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहा है। अब क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग में रिस्क क्या है इसको समझते हैं। तो चैलेंजेस जो हमारे पास होते हैं क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग में, पहला है रिसोर्स इंटेंसिवनेस, यानी कि आपने कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करनी है, इनोवेट करनी, तो आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एंड अगर वो चीज मार्केट में वर्क नहीं करेगी तो आपका लॉस हो सकता है। तो रिसोर्सेज की बहुत हाई कॉस्ट होती है एंड टाइम आपका यहां पर लगता है। सेकेंड पॉइंट है रेजिस्टेंस टू चेंज, जब भी कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेकर आते हो तो आपकी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, जो कि पुराने सॉल्यूशन के ऊपर ट्रेंड है, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को लेकर। तो रेजिस्टेंस टू चेंज सब जगह देखने को मिलता है। तो एम्प्लॉय रिलेक्टेंस टू न्यू आइडियाज एंड एम्बिग्विटी इन मेजरमेंट, आपने जो भी इनोवेशन करी है, इस इनोवेशन का आपको कितना बेनिफिट हुआ है, कितने रुपए का बेनिफिट हुआ है, इसको मेजर करने में बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी होती है, क्योंकि कुछ कुछ इनोवेशन क्वालिटेटिव टर्म्स में होते हैं एंड कुछ इनोवेशन फाइनेंशियल टर्म्स में होते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स को तो आप मेजर कर सकते हो, बट क्वालिटेटिव इनोवेशन को आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो क्वांटिफाइंग इंपैक्ट एंड सक्सेस हमारे लिए चैलेंज है। कवर करते हैं स्टडी मैट से। तो स्टडी मैट के अंदर सबसे पहले क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग को एक्सप्लेन करा कि ये पावरफुल टूल है जो कि फैसिलिटेट करते इनोवेटिव सॉल्यूशन, यूजर सेंट्रिक अप्रोच एंड बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टडी मैट में गिवन नहीं है, बट आपके आईसीआई के सेशन में एक एमसीक्यू पूछा गया था। तो क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है, ये आपकी केओटिक एंड अनस्ट्रक्चर्ड है। यहां पर कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना है, आपको केवल सोचना है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बट डिजाइन थिंकिंग में पूरा का पूरा फ्रेमवर्क होता है, आप आइडिया को रिफाइन करते हैं, आइडिया को टेस्ट करते हैं, मतलब प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करते हैं। अब इंपॉर्टेंस बताइए, यूजर सेंट्रिक इनोवेशन आप लेकर आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन आप करते हैं, एनहेंस कंपटीटिव एडवांटेज, किस तरह से आप अपने कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी आप यहां पर बिल्ड करते हैं क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग के थ्रू, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी यहां पर डेवलप करते हैं। हमने सभी चीजें जोमेटो के एग्जांपल में सीख ली है। अब चैलेंजेस में रिसोर्स इंटेंसिवनेस है, रिसोर्स लगते हैं, कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है। रेजिस्टेंस टू चेंज है, एम्प्लॉय चेंज करने के लिए मना कर देते हैं। एम्बिग्विटी इन मेजरमेंट है, जो हमारा इंपैक्ट आया है क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग का, इसको मेजर करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर कोई क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है जिसकी वजह से हमारे जो एम्प्लॉइज है उनका मोरल बढ़ चुका है, एम्प्लॉइज का रिटेंशन बढ़ चुका है, तो हम इन सब चीजों को केवल फील कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरल डिसीजन मेकिंग। किस तरह से एंटरप्रेन्योर अपने डिसीजन लेते हैं ये हमें यहां पर सीखना है। तो अगेन जोमेटो के एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं कि किस तरह से जोमेटो के अंदर जो भी फाउंडिंग टीम है या फिर जो भी स्ट्रैटेजी टीम है वो डिसीजन लेती है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपका सबसे पहला काम होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है। जब जोमेटो स्टार्ट हुआ था तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपको कुछ भी चीज ऑर्डर करनी है तो आपके पास ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं था, आपको रेस्टोरेंट में जाकर ही सभी मेन्यू को रीड करना पड़ेगा एंड देन मेन्यू के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। आपके घर तक कोई भी फूड लाने का ऑप्शन नहीं था। तो नोटिस अ गैप इन द मार्केट ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस इन इंडिया। तो जोमेटो से पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम थी एंड आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। अब आपको ये चेक करना है कि क्या मार्केट के अंदर फूड डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। मतलब आपको एक सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि हम लोग फूड डिलीवरी लेकर आएंगे तो क्या कस्टमर हमारे पास आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्या कस्टमर डिलीवरी चार्जेस पे करने को रेडी होंगे, क्या रेस्टोरेंट अग्री होंगे। तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी है। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अब आपको यहां पर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्रिएट करने हैं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में आप ये डिस्कस करोगे कि हम लोग क्या क्या तरीके से डिलीवरी कर सकते हैं। हम लोग खुद के डिलीवरी राइडर्स लेके आए या फिर हम लोग किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हायर करें, हम रेस्टोरेंट के डिलीवरी राइडर्स लेके आए, हम लोग कोई मशीन के थ्रू यानी ड्रोन के थ्रू डिलीवरी करें। तो अल्टरनेटिव आपको जनरेट करने, ब्रेनस्टॉर्म करने आइडिया ऑन लॉन्चिंग द ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म। इवैल्यूएट करना है एंड सिलेक्ट करना है बेस्ट ऑप्शन की। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर राइडर को हायर करते हैं, जिसको जितना टाइम काम करना होगा वो उतने टाइम काम कर सकता है। इस तरह से राइडर्स हमारे पेरोल पर नहीं आएंगे एंड हमें उन्हें कोई भी बेनिफिट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर लेबर लॉस। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करने होते हैं बेस्ट ऑप्शन, फिजिबिलिटी, पोटेंशियल रिटर्न एंड बिजनेस मॉडल एंड सिलेक्ट करेंगे बेस्ट वन को। एंड फाइनल होता है आपके डिसीजन को इंप्लीमेंट करना एंड मॉनिटर करना। तो आपने जोमेटो को लॉन्च किया, पार्टनर किया रेस्टोरेंट के साथ, प्रमोट किया प्लेटफॉर्म को एंड परफॉर्मेंस करी मॉनिटर। तो ये आपके 5 स्टेप है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। पहला काम है प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तीसरा स्टेप है अल्टरनेटिव जनरेट करना। फोर्थ स्टेप है सभी अल्टरनेटिव को एनालाइज करके बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना एंड लास्ट स्टेप के अंदर इंप्लीमेंट करके मॉनिटर करना। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि सेम यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, हमें एनालाइज करना है बिजनेस एनवायरनमेंट को, मार्केट ट्रेंड को एंड कस्टमर की नीड्स को, इंफॉर्मेशन को हमें गैदर करना है एंड देन अगेन एनालाइज करना है, जहां पर मार्केट रिसर्च करेंगे कौन कौन से कंपटीटर ऑलरेडी यहां पर काम कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट करेंगे ताकि हम लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, जनरेट करेंगे अल्टरनेटिव, यहां पर अगेन आपको इनोवेटिव तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिजाइन थिंकिंग करनी है, इवेल्युएट करना है आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा बेस्ट रहेगा जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो हर अल्टरनेटिव को कॉस्ट, फीजिबिलिटी एंड पोटेंशियल इंपैक्ट के बेसिस पर आप जज करते हो, इंप्लीमेंट करते हो एंड करते हो मॉनिटर। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क रहता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजिंग फैमिली बिजनेसेस। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है सर? तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो अभी तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर हमारे बिजनेस के जो लीडर है अगर इन्हें कुछ हो जाता है या फिर अगर ये रिटायर होना चाहते हैं तो हमारा बिजनेस फ्यूचर में किस तरह से सक्सेसफुल रन करता रहेगा, इसी को सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। यानी फ्यूचर लीडरशिप को आज ही के दिन डिसाइड करना ताकि फ्यूचर के अंदर कुछ भी हमारे लीडर को होता है तो हमारे पास नेक्स्ट लीडर्स अवेलेबल हो जो कि कंपनी को या स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके। तो यही हमारा सक्सेशन प्लानिंग है। रिलायंस के एग्जांपल के थ्रू हम समझने वाले हैं कि सक्सेशन प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से आप सक्सेशन को प्लान कर सकते हैं। तो सक्सेशन प्लानिंग का मीनिंग क्या है? आइडेंटिफाई करना एंड प्रिपेयर करना फ्यूचर लीडर्स को। यानी अगर हमारे मुकेश अंबानी जी जो कि हमारे रिलायंस के अभी चेयरमैन है या फिर एमडी है, अगर ये फ्यूचर के अंदर रिटायर होना चाहते हैं या फिर अगर इन्हें फ्यूचर में कुछ हो जाता है तो इनके बाद रिलायंस को कौन लीड करेगा, कोई भी डिस्प्यूट ना आए, इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रिपेयरिंग फ्यूचर लीडर टू टेक ओवर की रोल्स विद इन द कंपनी एंड इसके थ्रू आप स्मूथ ट्रांजिशन कर सकते हैं लीडरशिप का। अगर आपने पहले ही प्लानिंग कर रखी है तो जब मुकेश अंबानी जी नहीं रहेंगे तो आपको पता है कि कौन नेक्स्ट लीडर बनने वाला है। और यहां पर बिजनेस की कंटिन्यूटी पर भी कोई भी
डाउट नहीं आता है, कोई भी रिस्क नहीं आता है, एंड करंट लीडर स्टेप डाउन करते या फिर रिटायर करते हैं। तो यही सक्सेशन का मीनिंग है। अब सक्सेशन के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं या किस तरह से सक्सेशन को प्लान किया जाता है वो हमने एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले आपको सक्सेशन के लिए ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को और कुछ बोला, किसी को और कुछ बोला। आप मान लेते हैं, यहां पर मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने अपने बेटे आकाश अंबानी को बोला कि तुम बनोगे लीडर, एंड अपनी बेटी ईशा अंबानी को बोला कि मेरे बाद तुम बनोगी लीडर। तो इस तरह से कम्युनिकेशन में आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप अलग अलग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल यहां पर आपके लिए बाद में कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएगा। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट रखना है एंड फैमिली गवर्नेंस को फॉलो करना है। तो रेगुलर फैमिली मीटिंग करिए, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपको सभी डिसीजन लेने हैं, आउटलाइनिंग रोल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो रेगुलर फैमिली मीटिंग करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे कि आकाश अंबानी किसको कौन सा एरिया या फिर कौन सी इंडस्ट्री संभालेंगे, ईशा अंबानी कौन सी इंडस्ट्री संभालेगी, एंड अनंत अंबानी कौन से वनतारा जू को संभालेंगे। तो यहां पर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड फैमिली गवर्नेंस होनी चाहिए। सेकंड है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप। तो आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर, भले ही आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो भी आपके हेड हैं वो फैमिली मेंबर से, बट जितने भी बिजनेस के सीईओ है, सीएफओ है, सीटीओ है, ये सभी प्रोफेशनल लोग हैं। अगर आपने देखा होगा कि आपके रिलायंस जियो है, तो रिलायंस जियो को लीड कर रहे हैं आपके अनंत अंबानी या आकाश अंबानी लीड कर रहे हैं रिलायंस जियो को, बट रिलायंस जियो के जो सीईओ है वो आपकी अंबानी फैमिली में से नहीं है, वो एक प्रोफेशनल पर्सन है। तो आपको लीडरशिप में प्रोफेशनलाइजेशन लेकर आना होगा। आपको ये नहीं करना है कि आपकी फैमिली के लोग ही आपके लीडर बन रहे हैं, लीडर में आपके प्रोफेशनल लोग बनने चाहिए जो कि टैलेंटेड हो एंड जो कि कैपेबल हो। आपकी फैमिली के लोग चेयरपर्सन या एमडी बन सकते हैं, बट जो आपके टेक्निकल डिसीजन लेने वाले हैं वो सभी आपके प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। तो मुकेश अंबानी बॉट इन प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव टू मैनेज द की सब्सिडरी जियो एंड रिलायंस रिटेल। तो अगर आप गूगल करते हो कि जियो का सीईओ कौन है, रिलायंस रिटेल का सीईओ कौन है, तो ये आपकी अंबानी फैमिली में से नहीं है, ये आपकी कैपेबल सीईओ है। देन आता है मेंटरशिप एंड सक्सेशन डेवलपमेंट। मेंटरशिप मतलब आपको अपने फ्यूचर लीडर को मेंटरशिप देते रहनी है जब तक आप अवेलेबल हो। तो मुकेश अंबानी यहां पर अपने तीनों बच्चों को यानी अनंत अंबानी, आकाश अंबानी एंड ईशा अंबानी तीनों को यहां पर मेंटरशिप देते रहते हैं एंड उनको प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर के लिए। यहां पर ये पॉइंट रिपीट है तो आप इसको इग्नोर करिए। तो सक्सेशन प्लानिंग का ये मीनिंग है एंड तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड फैमिली गवर्नेंस करना है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर चार्टर हमें प्रिपेयर करना है जिसके अकॉर्डिंग सभी को अपने अपने रोल डिसाइड किए जाएंगे। प्रोफेशनलाइजेशन करना है लीडरशिप के अंदर, एंड मेंटरशिप एंड सक्सेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को करना है फॉलो। तो यहां पर पार्ट ए हमारा कंप्लीट है। अब स्टार्ट होता है पार्ट बी, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। तो अभी तक हमने अपने एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट्स है एंड कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है, ये हमें यहां पर सीखना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलते हैं स्टार्टअप को रजिस्टर करने में। पहला बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। आपने डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, स्पेसिफिक सेक्शन है, आई थिंक 80II करके ऐसा कोई सेक्शन है जो कि स्टार्टअप को बेनिफिट देता है कि आपके पास 10 साल में से कोई से भी 3 साल तक टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर होने चाहिए। तो इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है कि 3 साल तक आपको कोई भी टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 3 साल आप खुद सिलेक्ट करेंगे कि कौन से 3 साल में आपको टैक्स नहीं भरना है, आउट ऑफ अ विंडो ऑफ फर्स्ट 10 ईयर्स। देन नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है आपको रजिस्टर करने का। तो यहां पर जो बेनिफिट डिस्कस कर रहे हैं ये स्टार्टअप को तभी मिलेंगे जब आपने स्टार्टअप को रजिस्टर कराए गवर्नमेंट के साथ। अगर रजिस्टर नहीं कराए तो ये सब बेनिफिट भी नहीं मिलने वाले हैं। तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन, बहुत सारे एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉ के लिए आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट स्टार्टअप को हमने सेल्फ सर्टिफिकेशन का पॉइंट दे दिया है कि वो खुद को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, उन्हें किसी एक्सटर्नल पर्सन से सर्टिफाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन का कंप्लायंस वेरियस लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉस के लिए। इनोवेशन एंड पेटेंट सपोर्ट, अगर आपने कोई इनोवेटिव चीज डेवलप करी है उसके लिए आपको पेटेंट करवाना है तो पेटेंट के प्रोसेस में आपकी हेल्प करी जाएगी। पेटेंट की फीस आपसे कम चार्ज करी जाएगी, पेटेंट का प्रोसेस आपके लिए फास्ट बनाया जाएगा। तो ये सभी चीजें आपके लिए करवाई जाएगी। एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम्स आपके लिए एक्सेसिबल रहेगी अगर आप रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट की स्कीम भी आपको नहीं मिलने वाली है। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। गवर्नमेंट आपके लिए डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टर्स को रीच कर सकते हो, कस्टमर्स को रीच कर सकते हो एंड अपना नेटवर्क बना सकते हो।
ईज ऑफ वाइंडिंग अप, अगर आपका स्टार्टअप अच्छा नहीं चलता है, आपको वाइंडिंग अप करना है, तो आपने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा होगा कि आपके लिए फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लेकर आए हैं, जिसके थ्रू आपका फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन करवाया जा सकता है। तो 90 डेज के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी आपकी हो जाएगी। फास्टर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, अगर गवर्नमेंट से आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो वहां से आपका पेमेंट भी फास्ट करवा दिया जाएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना पब्लिश कराए। रिकॉग्निशन एंड विजिबिलिटी, जो भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप होंगे उनको ऑब्वियसली रिकॉग्निशन मिलेगा, विजिबिलिटी मिलेगी अपने इन्वेस्टर के सामने और अपने कस्टमर के सामने, एंड उन्हें ट्रस्ट भी मिलेगा कि ये जो स्टार्टअप है ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड है तो हो सकता है इन्वेस्टर को आप पर ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, आपकी क्रेडिबिलिटी पे ज्यादा भरोसा हो। अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो इन्वेस्टर भी दिखेगा कि इसका तो काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ जाती है एंड गवर्नमेंट भी आपके लिए फंडिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के अंदर भी आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप रजिस्टर्ड हैं। तो ये सभी बेनिफिट अगर आपको मिलते हैं अगर आप रजिस्टर्ड हैं। अब रजिस्टर्ड होंगे कैसे? तो रजिस्टर्ड होने के लिए आपको डीपीआईआईटी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। डीपीआईआईटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एंटिटी टाइप, कौन कौन सी एंटिटी स्टार्टअप के लिए रजिस्टर हो सकती है? तो सबसे पहले या तो आप प्राइवेट कंपनी हो, या फिर आप एलएलपी हो, या फिर आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो। तो केवल 3 ही टाइप की एंटिटी स्टार्टअप में रजिस्टर हो सकती है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो आप रजिस्टर नहीं हो सकते, आप पहले कंपनी में कन्वर्ट होगे एंड देन ही आप रजिस्टर हो सकते हो। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी एंड आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, केवल यही 3 एंटिटी टाइप अलाउड है। सेकंड है एज ऑफ स्टार्टअप, तो आपके स्टार्टअप को 10 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपको 10 से ज्यादा टाइम हो चुका है तो आप बहुत पुराने हो चुके हो, अब आपको स्टार्टअप की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास 10 ईयर्स का टाइम है इनकॉर्पोरेशन के बाद से कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। एनुअल टर्नओवर की लिमिट है 100 करोड़। अगर 100 करोड़ को आपने एक्सीड कर दिया तो अब आप स्टार्टअप नहीं रहे, अब आप एक मैच्योर्ड कंपनी बन गए हो जो कि बहुत हाई स्पीड से ग्रो कर रही है। तो यहां पर आप अब अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो। तो एनुअल टर्नओवर अप टू 100 करोड़ होना चाहिए। इनोवेशन एंड स्केलेबिलिटी पर आपको काम करना है। अगर आप इनोवेशन के बिजनेस में हो, स्केलेबल बिजनेस में हो, तभी आपको मिलेगा स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन। अगर आपका इनोवेशन बिजनेस नहीं है, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेशन बाय इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेकर आना है कि आप इनोवेशन के बिजनेस के अंदर हो, इनोवेटिव वेंचर के अंदर हो। रिकमेंडेशन लेटर भी लगेगा आपको इंक्यूबेटर का। इंक्यूबेटर क्या होते हैं? तो इंक्यूबेटर वो लोग हैं जो कि स्टार्टअप्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। मान लीजिए आपका एक स्टार्टअप है, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, अब एम्प्लॉइज के साथ काम करने के लिए आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो ये इंक्यूबेटर आपको बहुत कम रेट के ऊपर या फिर फ्री में पूरा स्पेस प्रोवाइड करेंगे एंड यहां पर आप काम कर सकते हो। इंक्यूबेटर में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो कि आपको मेंटर करते, गाइड करते, तो ये सभी सपोर्ट आपको मिलता है। तो इंक्यूबेटर से आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। अगर आपके पास इंक्यूबेशन का रिकमेंडेशन लेटर नहीं है तो आपको लेटर ऑफ फंडिंग लेकर आना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो रिकमेंडेशन लेटर लेके आओ इंक्यूबेटर का कि आपने यहां पर इनोवेटिव प्रोजेक्ट में काम किया है एंड आपको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। अगर रिकमेंडेशन नहीं मिलता है तो आपको लेटर ऑफ फंडिंग लेकर आना है। तो विदाउट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको लेटर ऑफ फंडिंग लेकर आना पड़ेगा। लेटर ऑफ फंडिंग में यह लिखा होना चाहिए कि आपकी 20% जो इक्विटी है ये या तो कोई इंक्यूबेशन फंड, एंजल फंड, प्राइवेट इक्विटी, एक्सीलरेटर या फिर एंजल नेटवर्क जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है, इसने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर 20% इक्विटी इनके पास है एंड आप इनोवेटिव नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर हो। तो दोनों में से एक चीज आपको लेकर आनी है, रिकमेंडेशन लेटर या फिर लेटर ऑफ फंडिंग की 20% से ज्यादा इक्विटी या अप टू 20%, कितना यहां पर एटलीस्ट 20%। तो एटलीस्ट 20% इक्विटी आपके कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर के पास है जो कि आपको बोल रहा है कि आपने इनोवेटिव नेचर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो यही चीजें आपको ध्यान में रखनी एलिजिबिलिटी के लिए। अब गवर्नमेंट के कौन कौन से स्टार्टअप है जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं? सबसे पहला है गवर्नमेंट की स्कीम स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल गए हैं, जैसे कि आपका टैक्स एग्जम्पशन का है, सेल्फ सर्टिफिकेशन का बेनिफिट है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो स्टार्टअप इंडिया बोलता है कि आपके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम बना रहे हैं जहां पर आपके लिए टैक्स एग्जम्पशन है, आपके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस है, आपके लिए फंडिंग है, मेंटरशिप नेटवर्क है। तो ये सभी चीजें आपको स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम में प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया सभी एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है, ये केवल और केवल वुमन, SC ST
वुमन, एससी एंड एसटी, 3 तरह के एंटरप्रेन्योर के लिए है। तो अगर आप वुमन है शेड्यूल कास्ट से या फिर शेड्यूल ट्राइब से, तो आप यहां पर स्टैंड अप इंडिया का बेनिफिट ले सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया आपको लोन देता है, ये आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपीस का ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए अवेलेबल है। फिर आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आपको लोन देने के लिए रेडी है, लेकिन अगर आप एक माइक्रो एंटरप्राइज है तो माइक्रो एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इंट्रोड्यूस करी गई है, जहां पर आपके पास शिशु योजना में अप टू INR 50,000 का लोन मिलता है, किशोर के अंदर 50 से 5 लाख एंड तरुण के अंदर 5 लाख से 10 लाख बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। देन आता है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन आपका स्टैब्लिश किया गया, जिसके अंदर 3 डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुए हैं। पहला है आपका अटल टिंकरिंग लैब इन स्कूल्स। तो आपके जितने भी स्कूल्स होती है वहां पर अटल टिंकरिंग लैब्स स्टैब्लिश करिए, जहां पर जो स्टूडेंट्स है वो इनोवेशन करना सीखते हैं, एंड ये जो स्टूडेंट्स इनोवेशन करते हैं यही जाके फ्यूचर में आपके स्टार्टअप के फाउंडर बनते हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब आपके अटल इनोवेशन मिशन के अंदर स्टैब्लिश हुई है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर आपके लिए स्टैब्लिश हुए हैं, जहां पर आप स्टार्टअप जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं एंड स्टार्टअप को अच्छे से ग्रो करके बिल्ड कर सकते हैं। देन आता है अटल न्यू इंडिया चैलेंज टू एड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फेसिंग द नेशन। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आंसर करता है। तो अटल इनोवेशन मिशन में 3 चीजें हैं, टिंकरिंग लैब जो कि स्कूल के अंदर है, आपके लिए इंक्यूबेशन सेंटर जहां पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, एंड देन आता है न्यू इंडिया चैलेंज जो कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के बारे में आपने बहुत सुना होगा। मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहा है कि जितने भी गुड्स हैं उसको इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए, एंड अगर आप इंडिया में प्रोड्यूस करते तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको कंसेशनल टैक्स रेट मिलती है, आपको एक्सपोर्ट के अंदर बेनिफिट है, आपको कस्टम ड्यूटी में बेनिफिट्स है। तो ये सभी बेनिफिट्स मेक इन इंडिया में कवर्ड है। यहां पर स्पेसिफिक बेनिफिट ICAI ने मेंशन नहीं करे हैं, तो आपको भी बस इतना सा ध्यान में रखना है कि मेक इन इंडिया किन के लिए है। अगर आप इंडिया के अंदर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके लिए मेक इन इंडिया के बेनिफिट अवेलेबल हैं। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एंड प्रमोट इनोवेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो यहां पर चैप्टर नंबर 1 होता है हमारा कंप्लीट, एंड अब हमारे पास टेस्ट योर नॉलेज के MCQ हैं। एक एक करके सभी MCQ करते हैं डिस्कस। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, हाउ डू इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर differ from innovative entrepreneur in terms of their approach to business development। हमें बताना है कि imitative entrepreneur and innovative entrepreneur किस तरह से differ करते हैं। तो imitative का काम क्या होता है? imitative का काम होता है जो existing idea उसको और refine करना और scalable करना और market को disrupt करना, and innovative का काम होता है कि नए idea को बनाना, innovation करना and उस नए idea के साथ market को disrupt करना। तो imitative existing पर काम करेगा, refine करेगा, efficient बनाएगा, इनोवेटिव आपके नए आइडियाज को क्रिएट करेगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर आता है कि इमिटेटिव आपके एग्जिस्टिंग आइडिया पर काम करता है, बट इनोवेटिव आपके न्यू कंसेप्ट पर काम करता है। नेक्स्ट है आपका MCQ2, हाउ डज entrepreneurs resilient entail as described in content। तो यहां पर आपको बताना है कि entrepreneur के अंदर जो resilience होता है ये किस तरह से उनकी हेल्प करता है। तो resilience का मतलब क्या है कि भले ही आपको कोई चैलेंज आया हो, आपका कोई फेलियर आया हो, सेटबैक आया हो, तो सेटबैक से आपको हार नहीं माननी है, आपको वापस से रीस्टार्ट करना है, आपको वापस से अपनी जो लर्निंग से उनसे सीखना है और सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। तो रेजिलियंस बोलता है कि जो चैलेंजेस आपने फेस करे उनको ओवरकम करो, लर्न करो फेलियर से, एंड अपनी जो भी परसिस्टेंस है उसको मार्केट में दिखाओ, एंड लगातार अपनी सेम डायरेक्शन में काम करते रहो जिससे आपके स्टार्टअप को सक्सेस मिले। तो हमारा आंसर है ओवरकमिंग चैलेंजेस, लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड परसिस्टिंग इन एडवर्सिटी, यानी खराब हालतों में भी आपको परसिस्ट करना है, लगे रहना है। थर्ड MCQ, व्हाट डज फाइनेंशियल लिटरेसी प्ले इन एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको कैसे हेल्प करती है? फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू आप बजट्स को समझ सकते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकते हो, आप अपने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो क्रिएटिंग एंड एनालाइजिंग बजट फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल से MCQ है। अगर आप बाकी ऑप्शन रीड भी करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ऑप्शन ए क्या बोलता है? कल्चर ऑफ इनोवेशन को लेकर आना है। अब फाइनेंस और इनोवेशन का साथ में क्या लेना देना? सेकंड बोलता है कि रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाना है, कल्चर और फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है। कंस्टेंटली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में अडेप्टेबिलिटी लेकर आनी, इसका भी लेना देना नहीं है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे, आप ऑप्शन रीड करके भी आंसर बता सकते हो।
फोर्थ है हाउ डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई रेगुलेटरी प्रोसीजर। अब रेगुलेटरी प्रोसीजर को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो रेगुलेटरी के अंदर कंप्लायंस प्रोसेस आता है एंड कंप्लायंस के अंदर लेबर लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ के लिए आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन का बेनिफिट दिया है, यही आपके लिए बेनिफिट बोला जाएगा। तो सेल्फ सर्टिफाई का आपको बेनिफिट मिला है। बाकी बेनिफिट भी एक बार रीड कर लीजिए। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम ऑफ एंड फंडिंग सपोर्ट। तो डीपीआईआईटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको भले ही गवर्नमेंट स्कीम और फंडिंग सपोर्ट मिल जाता है, बट यहां पर रेगुलेटरी प्रोसीजर बोला है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। ऑफरिंग फास्टर प्रोसेसिंग, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको फास्टर प्रोसेसिंग मिल जाती है गवर्नमेंट टेंडर्स की, बट रेगुलेटरी वर्ड यूज हुआ है तो हमें कंप्लायंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फैसिलिटेटिंग नेटवर्क एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, बट रेगुलेटरी के लिए हम लोग यहां पर ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। Which of the following statement about startup India is not true? तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट स्कीम फोकस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप अमन वुमेन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, स्टैंड अप इंडिया लिखा हुआ है, तो स्टैंड अप इंडिया हमने सीखा था, स्टैंड अप इंडिया 3 तरह के एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर रहा है, वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बोलता है कि इट ओनली सपोर्ट्स स्टार्टअप दैट वर्क्स इन डिजिटाइजेशन एंड टेक एनेबलमेंट, तो इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये पार्ट तो इनकरेक्ट है। प्रोग्राम एम्स टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। स्टैंड अप इंडिया के अंदर 10 लाख से 1 करोड़ का लोन आपको मिल जाता है। स्टैंड अप इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि हर स्टेट में एप्लीकेबल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जितनी भी स्कीम हमने रीड करी है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एंड हर स्टेट में एप्लीकेबल होती है। तो यहां पर हमने स्टडी मैट के सभी एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हम लोग एंड सॉल्व करते आईसीआई के लेक्चर के एमसीक्यू। तो आईसीआई के जो एलएमएस पोर्टल पर लेक्चर है उनके एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योर गिव अस सुपर पावर। एंटरप्रेन्योर हमें किस तरह से सुपर पावर करते हैं, मतलब एम्पावर कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आते हैं जिससे हमारी लाइफ इजी बन जाती है। तो हमें देखना है कि कौन सा इसमें से सही रहेगा। दे सेट साइंटिफिक लॉस दैट इनेबल्स इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, क्या एंटरप्रेन्योर आपको प्लैनेट्स में ट्रैवल करवा रहे हैं, तो ये बात तो इनकरेक्ट है। ट्रांसफॉर्म इन्वेंशन इनटू एक्सेसिबल कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट्स, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि इनोवेशंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सेकेंड है व्हाट फैक्टर प्राइमरी डिस्टिंग्विश अ स्टार्टअप फ्रॉम ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस एंड स्टार्टअप में डिफरेंस क्या है, इनोवेशन, ग्रोथ एंड यूनिकनेस। तो यहां पर टाइप ऑफ बैंक लोन, तो बैंक लोन तो सभी को सेम ही टाइप के मिलते हैं। एज ऑफ फाउंडर भी आपकी डिफर कर सकती है। हाई इनोवेशन एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है विच वन इज नॉट कंसिडर्ड हॉलमार्क ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2000 एंड ऑनवर्ड से स्टार्ट है, जहां पर आपकी कनेक्टेड सॉल्यूशन एंड एआई वाला आंसर था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यही आपका करेक्ट आंसर है। हमें बताना कि कौन सा आपका हॉलमार्क नहीं है। तो एआई एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो आपका एआई फोर्थ रेवोल्यूशन का हॉलमार्क है। इंक्रीज कनेक्टिविटी एंड स्मार्ट होम्स, ये भी करेक्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ तो बहुत टाइम पहले आ गया था, तो ये आपका हॉलमार्क नहीं है। मशीन लर्निंग बेस्ड ऑटोमेशन, ये भी आपका हॉलमार्क है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ आपका आंसर रहेगा कि ये फोर्थ रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सेकेंड या थर्ड रेवोल्यूशन का पार्ट है। Which statement highlight core distinction between innovative and imitative? अभी हमने सीखा था इनोवेटिव न्यू आइडिया पे काम करता है, इमिटेटिव एग्जिस्टिंग आइडिया को रिफाइन करता है। तो इनोवेटिव कॉपी एग्जिस्टिंग, तो ये तो इनकरेक्ट है। इनोवेटिव कॉपी नहीं करता है, नया क्रिएट करता है। इनोवेटिव ब्रिंग्स ब्रेक थ्रू दैट कैन ट्रांसफॉर्म एंटायर इंडस्ट्री वाइल इमिटेटिव रिफाइन सक्सेसफुल आइडिया, तो ये पार्ट करेक्ट है कि आप नई ब्रेक थ्रू इन्वेंशन लेकर आते हैं एंड इमिटेटिव आपके एग्जिस्टिंग आइडिया को और रिफाइन करते हैं। तो ब्रिंग ब्रेक थ्रू एंड आपका इमिटेटिव रिफाइन सक्सेसफुल आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हाउ डू सोशल एंटरप्रेन्योर टिपिकली मेजर देयर सक्सेस डिफरेंटली देन प्योरली प्रॉफिट ड्रिवन एंटरप्रेन्योर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर चाहते कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर इंपैक्ट क्रिएट कर सके, तो इंपैक्ट के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को ये मेजर करेंगे। तो दे रिलाई ऑन आर्बिट्रेरी पर्सनल गोल्स रादर देन फाइनेंशियल मैट्रिक्स। तो क्या ये पर्सनल गोल्स पर फॉलो कर रहे हैं, ये पर्सनल गोल्स अचीव नहीं करना चाहते, ये लोग यहां पर सोसाइटल गोल्स अचीव करना चाहते, तो ये आंसर नहीं रहेगा।
दी कॉन्सेंट्रेट ऑन इंप्रूविंग सैलरी फॉर कंपनी एग्जीक्यूटिव, क्या सैलरी पर फोकस है? सैलरी पर फोकस नहीं है। प्रायोरिटाइज सोशल इंपैक्ट एंड इंप्रूविंग कम्युनिटी वेलबिंग इवन एज दे मेंटेन अ सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है कि हमें सोशल इंपैक्ट लेकर आना है एंड अपना रेवेन्यू मॉडल भी सस्टेनेबल रखना है, यानी लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट कमाते कमाते हमें सोशल इंपैक्ट लेकर आना है। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टराइज एन इंट्राप्रेन्योर विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। इंट्राप्रेन्योर मतलब कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, मतलब कॉर्पोरेट्स के अंदर जो लोग इनोवेशन में काम कर रहे हैं इनको हम इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं। तो समवन हु लीव्स द कंपनी, इनकरेक्ट। एम्प्लॉय हु यूज कंपनी रिसोर्स टू क्रिएट एंड इंप्लीमेंट इनोवेटिव आइडियाज इंटरनली, यही आपका करेक्ट आंसर है। Question 7 है, someone starts clothing business initially offering one style, sales dip when customer requests different design and sizes. Which skill does the entrepreneur most need to address this challenge? तो यहां पर क्या हुआ है कि आप एक बिजनेस में थे, बिजनेस के अंदर आप एक ही स्टाइल देते थे, लेकिन धीरे धीरे आपकी सेल्स कम हो गई, कस्टमर ने कुछ सजेस्ट किया जिसको आपने फॉलो किया एंड आपका बिजनेस बढ़ने लगा, मतलब आपने चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट किया, तो ये अडेप्टेबिलिटी हो सकती है। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है। Entrepreneur hire two employees with different strength, एक एक्सेल करता है कस्टमर इंटरेक्शन में बट रिकॉर्ड कीपिंग में स्ट्रगल करता है, दूसरा आपका हाईली ऑर्गेनाइज है बट क्लाइंट्स के साथ थोड़ा शाय है। व्हाट ट्रेट शुड एंटरप्रेन्योर डिस्प्ले टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, तो दो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय कस्टमर के साथ अच्छा है बट रिकॉर्ड कीपिंग नहीं कर पाता है, दूसरा वाला रिकॉर्ड कीपिंग में अच्छा है बट कस्टमर से शाय है। तो आप क्या करोगे, आप उन दोनों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रोल डिसाइड करोगे एंड ये आपकी लीडरशिप का पार्ट बनेगा। तो लीडरशिप दैट अलाइन टास्क विद ईच इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 9 है कि न्यू कॉम्पिटिटर ने अपने प्राइसेस कट कर दिए और एंटरप्रेन्योर को रिड्यूस करी क्वालिटी जस्ट टू कम्पीट, तो आपका एक कॉम्पिटिटर है जिसने अपने प्राइसेस भी कम कर दिए एंड क्वालिटी भी कम कर दी। द एंटरप्रेन्योर इंस्टेड डिसाइड टू एम्फसाइज यूनिक फीचर एंड सुपीरियर सर्विस रादर देन जॉइनिंग ए प्राइस वॉर, तो आपके कंपटीटर ने भले ही प्राइसेस कम कर दिए बट आपने प्राइस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने अपनी क्वालिटी बनाए रखी एंड आपने सुपीरियर सर्विस के थ्रू कस्टमर एक्विजिशन करने का सोचा। अब ये कौन सी अप्रोच है, तो ये जो आपकी अप्रोच है यहां पर आपको एक चैलेंज मिला, आपको एक सेटबैक मिला कि आपके कंपटीटर ने प्राइसेस कम कर दी बट आपने इस चैलेंज को ओवरकम किया बाय गिविंग सुपीरियर क्वालिटी, तो ये आपका रेजिलियंस है इन फेस ऑफ मार्केट प्रेशर। क्वेश्चन 10 है कि हाउ डज क्रिएटिव थिंकिंग डिफर फ्रॉम डिजाइन थिंकिंग, क्रिएटिव और डिजाइन में क्या डिफरेंस है? क्रिएटिव बहुत केओटिक होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, बट डिजाइन एक फ्रेमवर्क में काम करती है। तो क्रिएटिव इज केओटिक एंड अनस्ट्रक्चर्ड व्हाइल डिजाइन एड्स फ्रेमवर्क, तो फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 11, फाउंडर वांट्स टू प्लान फॉर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस लीडरशिप टू द नेक्स्ट जनरेशन और न्यू मैनेजमेंट, आप अपनी लीडरशिप को सक्सेसफुली ट्रांसफर करना चाहते हैं, लीडरशिप को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है इसी को हम सक्सेशन बोलते हैं। तो कौन सा प्रोसेस है ये? सक्सेशन प्लानिंग का प्रोसेस है। कॉमन चैलेंज इन सक्सेशन प्लानिंग फॉर फैमिली ओन बिजनेस, फैमिली ओन बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स आती है? टू मेनी एक्सटर्नल इन्वेस्टर विथ नो स्टेक, तो ये तो कभी होगा नहीं कि आपके फैमिली बिजनेस में बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर है जिनका स्टेक ही ना हो, अगर आपका स्टेक ही नहीं तो वो इन्वेस्टर कैसे? तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। कल्चर रीचिंग यूनानिमस अप्रूवल फ्रॉम ऑल ग्लोबल कंपटीटर, तो ये पार्ट भी रिलेवेंट नहीं है आपके सक्सेशन को लेकर कि आपको अपने कंपटीटर का अप्रूवल चाहिए रहेगा। अलोकेटिंग रिसोर्सेज फेयरली व्हाइल एंश्योरिंग कैपेबल लीडरशिप टेक चार्ज, तो ये आपका चैलेंज हो सकता है कि आपको रिसोर्सेज को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि सभी लोग सही तरीके से अपना चार्ज ले सकें। तो अलोकेटिंग रिसोर्सेज यही आपका आंसर है। 13 है, विच एस्पेक्ट इज अ प्राइमरी बेनिफिट फॉर ऑब्टेनिंग DPIIT रिकॉग्निशन फॉर ए न्यू वेंचर, तो हमें कौन सा बेनिफिट मिलता है रजिस्ट्रेशन से? गारंटेड लिमिटेड फंडिंग विदाउट कंडीशन, तो कोई गारंटेड फंडिंग तो नहीं मिलती है। अवॉइडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अवॉइड नहीं कर सकते। टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर विद इन द फर्स्ट 10 ईयर, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है कि आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है। विच कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर ए स्टार्टअप टू क्वालिफाई अंडर DPIIT, अब कौन सी कंडीशन आपको मेट करनी है? आप सोल प्रोप्राइटरशिप होने चाहिए ओल्डर देन 10 ईयर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो एलिजिबल एंटिटी नहीं है, केवल 3 ही एंटिटी एलिजिबल है, आपकी कंपनी, LLP एंड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। सरपासिंग एनुअल टर्नओवर, तो टर्नओवर की तो लिमिट 100 करोड़ से कम की है, अगर आपने 500 करोड़ को सरपास कर दिया तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। एंगेजिंग इन एन इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्टिविटी, ये पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है कि आप इनोवेटिव या टेक्नोलॉजी एक्टिविटी में एंगेज होने चाहिए। हैविंग ओनली वन फाउंडर विद प्रूवन कॉर्पोरेट ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Which initiative aims to transform India into global manufacturing powerhouse by simplifying regulation and attracting foreign investment, तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आपकी बढ़े तो इसके लिए कौन सा
आपकी स्कीम बिल्कुल करेक्ट है, तो मेक इन इंडिया यहां पर हमारी करेक्ट स्कीम रहेगी। तो यहां पर हमने सभी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए हैं, स्टडी मैट के भी एंड आईसीआई के एलएमएस पोर्टल के भी। तो हमारा सेशन यहां पर कंप्लीट होता है, सभी कंसेप्ट एंड एमसीक्यू डन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका फीडबैक जरूर शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता रहे कि इस सेशन से आपको क्या वैल्यू मिली है एंड क्या वो भी ये सेशन रेफर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ जल्द ही नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पर मल्टीपल चैप्टर्स एक साथ कवर किए जाएंगे। तो अराउंड हम लोग 10 से 11 आवर्स के अंदर पूरा सेट डी कवर करने वाले हैं एंड इतने ही आवर के अंदर सेट सी भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं।